हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 11 का है। जिस चैप्टर का नाम है क्या, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी मतलब क्या है, जो अलग अलग क्या चीज़ जो अलग अलग होता है इस लिविंग वर्ल्ड में, जो हम लोग इस दुनिया में रह रहे हैं, इसमें अलग अलग तरह का जीव रहते हैं, जानदार चीज़ें होते हैं। जैसे बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, आदमी हो गया, बंदर हो गया। ये क्या होता है, डाइवर्सिटी है। क्या है, सबके अंदर क्या डाइवर्सिटी है, सबके अंदर विभिन्नता है, सब कोई एक प्रजाति का नहीं है। तो ठीक उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी अपना एनसीईआरटी बुक ओपन कीजिए और मेरे साथ समझिए, लिखने का कोशिश कीजिए। जहाँ प्रॉब्लम आए कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, वो मैं बताऊंगा आपको। तो बोलता है बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। यानी कि जो बायोलॉजी है, जो बायोलॉजी है वो क्या है, जो बायोलॉजी वो क्या है, इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। यानी कि साइंस है किसका, लाइफ फॉर्म। लाइफ फॉर्म किसको होता है, जो जिसमें लाइफ होता है, जिसमें जान होता है। जैसे हम लोग इंसान हो गए, उसमें हम लोग के अंदर क्या है, जान है। हम लोग जीव हैं। हम लोग आते हैं अपने अंदर से, क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं, सांस ले सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो ये बोलता है कि बायोलॉजी भी उसी का एक साइंस है। ठीक है। और लिविंग प्रोसेस, हम लोग के अंदर जितना भी लिविंग प्रोसेस का क्या होता है, खाना खाने का प्रोसेस होता है, डाइजेशन प्रोसेस होता है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है हम लोग के अंदर, वही बोलता है बायोलॉजी एक तरह का साइंस है उसी का। द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि इस दुनिया में अलग अलग तरह का जानदार चीज पाया जाता है, अलग अलग जानदार चीज पाया जाता है, जीव पाया जाता है। एवरी early man could easily perceive the difference between the inanimate matter and the living organism। यानी कि जो पुराना आदमी का बात करें तो वो बहुत आसानी तरीके से डिफरेंस कर पाता था, कौन सा बेजान है और कौन सा जानदार है। Early man defied some of the inanimate matter, wind, sea, fire, etc., and some among the animal and plant too। यानी कि जो पहले का आदमी था वो क्या कर पाए, वो बता पाए कि कुछ जैसे इनएनिमिनेट मतलब जो जानदार नहीं है, जैसे हवा हो गया, समंदर हो गया, आग हो गया, इसके अंदर क्या है, जान नहीं है। ठीक है। और जो एनिमल है जिसके अंदर जान है, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, वो आसानी से एलिमेंट जो पुराने जमाने में होते थे वो आसानी से पहचान लेते थे। तो ये कॉमन फीचर ऑफ ऑल सच फॉर्म ऑफ inanimate and animate object was the sense of awe, fear that they evoke। ठीक है। मतलब जो कॉमन फीचर है सभी के अंदर, जानदार हो या बेजानदार हो, उसके अंदर क्या था, was the sense of awe, fear that they evoke। The description of living organism including human being began such much later in the human history। यानी कि जो लिविंग डिस्क्रिप्शन है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें अंदर हम लोग आते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके बारे में ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत लेटर बाद में डिस्क्रिप्ट किया गया, पहचाना गया, उसको डिस्क्रिप्ट में लिखाया गया। सोसाइटीज which indulge in anthropocentric view of biology could register limited progress in biological knowledge। यानी कि जो सोसाइटी था, जिसमें कौन सा सोसाइटी था, जिसका व्यू कैसा था, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। जो बायोलॉजी का एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू था, ठीक है, वो रजिस्टर कुछ ही चीज को रजिस्टर कर पाया बायोलॉजिकल नॉलेज में। ठीक है। सिस्टमेटिक एंड मोनुमेंटल डिस्क्रिप्टिव ऑफ लाइफ फॉर्म ब्राउट इन out of necessity detailed system of identification, nomenclature and classification। यानी कि एक सिस्टमेटिक मोनुमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म
systematic and monometric description of life form brought in out of necessary detailed system of identification, nomenclature and classification। यानी कि कोई भी चीज़ का क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, क्या होता है, जिसमें आइडेंटिफिकेशन होता है, नोमेनक्लेचर होता है, क्लासिफिकेशन होता है। द बिगेस्ट स्पिन of such studies was the recognition of sharing of similarities among the living organisms both horizontally and vertically। इसी से हम लोग को क्या पहचाना जाता है, कौन सा जानदार ऑर्गेनिज्म, जीव एक दूसरे के, लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा एक दूसरे के सिमिलर है या कितना सिमिलर है, या नहीं है तो कितना असिमिलेटरी है, मतलब जिसके अंदर डिसिमिलरिटीज कितना है। That all present day living organisms are related to each other and also to all organisms that ever lived on this earth was a revelation which humbled man and led to the cultural movement for the conservation of the biodiversity। यानी कि अभी का जो प्रेजेंट डे है, इसमें जितना भी ऑर्गेनिज्म है सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, और जो इस अर्थ में रहा है, ठीक है, वो मिलकर के एक कल्चरल मूवमेंट बनाता है फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वो क्या करता है, बायोडाइवर्सिटी यानी कि जितना भी अलग अलग तरह का प्राणी है इससे बायोडाइवर्सिटी में, उसको क्या करता है, उसको बचाए रखता है आगे का जनरेशन के लिए, ठीक है। यानी कि जितना भी बंदर हो गया, इंसान हो गया, कुत्ता, बिल्ली, अलग अलग तरह का सब मिल करके अपना जो है कंजर्वेशन, अपना जो जनरेशन को वो कंजर्व करके लेके आता है, वो अपना रिप्रोड्यूस करके अपना जनरेशन को बढ़ाता है। ठीक उसी तरह अपना मेंटेनेंस करता है बायोडाइवर्सिटी का, हर तरह का अलग अलग बायोडाइवर्सिटी रहे। In the following chapter of this unit, you will learn a description including a classification of animal and plant from the taxonomist perspective। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल पढ़ेंगे, मतलब जो आने वाला चैप्टर में हम लोग डिस्क्रिप्शन मिलेगा हमको क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल के बारे में, प्लांट के बारे में, किसके व्यू के पर्सपेक्टिव, टैक्सोनॉमिस्ट पर्सपेक्टिव के व्यू पर, ठीक है। अब देखिए एक साइंटिस्ट आया है जिसका नाम है अर्नस्ट मेयर। क्या नाम है, अर्नस्ट मेयर, जो जिसका जीवन काल है 1904 टू 2004 तक। ये कहाँ पे, जर्मनी के कहाँ पे पैदा हुआ था, 5 जुलाई को पैदा हुआ था, ठीक है, जर्मनी था, अर्नस्ट मेयर था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा था, ठीक है। बायोलॉजिस्ट हु इज इवन द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, इसको 20th सेंचुरी को डार्विन कहा जाता है, ठीक। यही क्या किया था, बताया था, जो करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज, उसी के बारे में बताया था। इसको अवार्ड भी दिया गया, नोबेल प्राइज, ठीक है, इसको 3 प्राइज भी दिया गया, वाइडली रिगार्डेड एज द बल्जम प्राइज इन 1983, द इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी दिया था 1994 को, और द क्राफोर्ड प्राइज दिया था 1999 में, ठीक। तो अब आते हैं हम लोग चैप्टर के बारे में जहाँ से कहानी स्टार्ट होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोलता है, व्हाट इज लिविंग, जानदार क्या होता है, आप लोग बताइए जानदार क्या होता है। लिविंग, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग मुख्तलिफ किस्म, इस लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या पाया जाता है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, उसको अलग अलग कैटेगरीज में कैसे हम लोग बांटे हैं, तो वही देखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो द लिविंग वर्ल्ड इस चैप्टर का नाम है, ये 11th क्लास का पहला चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जो लिविंग वर्ल्ड है कितना वंडरफुल, ताज्जुब होने वाला बात है। क्यों क्यों ताज्जुब होने वाला बात है भाई, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग, यानी कि यहाँ पे जो लिविंग है, जानदार चीज है, यहाँ पे इसका वेराइटी है, बहुत अमेजिंग है, अलग अलग तरह का प्राणी रहते हैं इस दुनिया में। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, be it cold, mountains, deciduous forest, ocean, forest water, lakes, desert or hot spring, leaves us speechless।
यानी कि यहाँ पे जो हैबिटेट है, यहाँ पे जो रहने वाले प्राणी हैं, कोई माउंटेन में रहते हैं, कोई डेसिडियस फॉरेस्ट में रहते हैं, कोई ओशियन में रहते हैं, कोई फ्रेश वाटर लेक्स डिजर्ट में रहते हैं, सब कोई अलग अलग तरह के होते हैं। और हम लोग इसके बारे में जान करके स्पीचलेस हो जाते हैं, यानी कि कुछ कह नहीं सकते। द ब्यूटी ऑफ द गैलोपिंग हॉर्स ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड द valley of flower or the attacking shark evokes a awe and a deep sense of wonder। यानी कि जो गैलोपिंग हॉर्स है, जो घोड़ा है, और माइग्रेटिंग बर्ड जो यहाँ से वहां जाता है, जो वैली ऑफ फ्लावर है, और जो शार्क जो अटैक करता है, हमला करता है, या फिर सब चीज को अगर देखेंगे तो ये हम लोग को सोचने में मजबूर कर देता है कि इतने अलग अलग तरह के प्राणी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और हम लोग को हैरानी कर देते हैं। तो वही देखेंगे, द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन एमंग मेंबर ऑफ ए पॉपुलेशन एंड एमंग पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी और इवन द मोलिकुलर ट्रैफिक इनसाइड ए सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट व्हाट इंडेड इज लाइफ। यानी कि जो इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है, जो बहस चलता है, इकोलॉजिकल मतलब जो इन्वायरमेंट में लेकर के जितना भी ऑर्गेनिज्म है, सबके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, और जो ये मेंबर ऑफ पॉपुलेशन यानी कि जितना आबादी है, एंड अमंग द पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी, और जितना भी अलग अलग तरह का कम्युनिटी, उसका पॉपुलेशन को लेकर के एक तरह का, और इवन द मोलिकुलर ट्रैफिक इनसाइड ए सेल, यानी कि सेल के अंदर भी बहुत सारे चीज पाए जाते हैं, वो हम लोग को डीपली रिफ्लेक्ट करता है, सोचने पे मजबूर कर देता है कि व्हाट इंडीड इज लाइफ, लाइफ है क्या। द क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिक क्वेश्चन विद इन इट। इस क्वेश्चन में भी दो इम्प्लिसिट है क्वेश्चन है, ठीक है, दो इम्प्लिसिट क्वेश्चन है। द फर्स्ट इज द टेक्निकल वन, जो पहला है वो क्या है, टेक्निकल वन है। पहला क्या, टेक्निकल वन है। एंड द सीक आंसर टू व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग, यानी कि लिविंग थिंग्स में ऐसा क्या चीज है जो नॉन लिविंग थिंग में नहीं है, और वो एक दूसरे का अपोज है। एंड द सेकेंड इज द फिलोसफिकल वन, और दूसरा क्या, फिलोसफिकल टाइप का है। एंड सीक आंसर टू व्हाट द पर्पज ऑफ लाइफ इज, यानी कि कोई भी जीव है, कोई भी जानदार, उसका जीने का मकसद क्या है भाई। यानी कि आप जीते हो तो आपका भी कोई मकसद होगा, तो वही है। एज ए साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन, यानी कि अगर हम एज ए साइंटिस्ट, अगर हम साइंटिस्ट के तौर पर अपने आप को साइंटिस्ट कंसिडर करके चलते हैं, या उसका साइंटिस्ट का पर्सपेक्टिव व्यू लेते हैं, वो उसका सोच पे लेते हैं, तो हम लोग दूसरा वाला का आंसर के बारे में नहीं सोचेंगे। बट वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग, लेकिन हम लोग क्या सोचेंगे, ये सोचेंगे कि लिविंग आखिर है क्या। When we try to define living, we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by the living organism। जब हम लोग बोलते हैं कि लिविंग के बारे में बोलते हैं या लिविंग के बारे में सोचते हैं, तो हम लोग अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होता है। जैसे ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, ठीक है, ग्रोथ हो गया जिसमें हाइट बढ़ता है, रिप्रोडक्शन जो अपना जनरेशन को कराने के लिए करता है, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को सेंस करके अपने आप को चेंज करता है, अडेप्ट करता है। एंड अमाउंट ए सुटेबल रिस्पॉन्स टू कम आवर माइंड इमीडिएटली एज ए यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। वन कैन एड ए फ्यू मोर फीचर लाइक मेटाबॉलिज्म, कोई क्या बोल सकता है और फीचर्स डाल सकता है, जैसे मेटाबॉलिज्म होता है, हम लोग के अंदर क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसी से ग्रोथ होता है, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है जिससे एनर्जी मिलता है, ये क्या मेटाबॉलिज्म होता है। एबिलिटी टू रेप्लिकेट, हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट, इमरजेंस टू द लिस्ट, ये एक तरह का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का।
तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, यानी कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है इस जीव में, इस दुनिया में, तो वो क्या है, ग्रो करता है, बढ़ते रहता है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, यानी कि कोई भी जानदार लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसका मास में बनना, मतलब वजन में बनना, और उसका नंबर में बनना, इंक्रीज इन नंबर, 1 से 2, 2 से 4, 6 से 8, एक तरह का क्या है, दो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, ग्रोथ का। अब आते हैं ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ बाय सेल डिवीजन, यानी कि कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो कैसे ग्रो करता है, उसके अंदर सेल का डिवीजन होता है। सेल किसको बोलता है जी, द फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जो कोई भी लाइफ का बेसिक यूनिट क्या है, सेल है, उसी का डिवीजन होकर के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, बढ़ता है। तो हम लोग क्या हो गए, हम लोग भी क्या हुए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए। हम लोग के अंदर बहुत सारे सेल पाए जाते हैं, बहुत सारे टिश्यू पाया जाता है, अलग अलग ऑर्गन पाया जाता है, ठीक है। इन प्लांट दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। अगर हम प्लांट में बात करेंगे, दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑकर थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, ये जो सेल डिवीजन होता है उसका पूरा लाइफ स्पैन में होता है, जब तक जिंदा है तब तक सेल डिवीजन होते रहता है। इन एनिमल दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू ए सर्टेन एज। अगर हम बात करें एनिमल्स का अंदर, हम लोग जैसे हो गए, ह्यूमन हो गए, कुत्ता बिल्ली हो गया, तो इसके अंदर क्या होता है, कुछ एज तक ही ऐसा ग्रोथ होता है, सेल डिवीजन होता है। हाउएवर सेल डिवीजन ऑकर इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल, लेकिन सेल डिवीजन होता है क्या, कुछ टिश्यू में होता है, ताकि जो डैमेज सेल है उसको खत्म कर दे, वहां से एक नया सेल रिजनरेट हो फिर, ठीक। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि जिसके अंदर सिंगल सेल है, वो भी क्या होता है जी, वो भी ग्रो कैसे होता है, सेल डिवीजन से ही ग्रो होता है। वन कैन इजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर ए माइक्रोस्कोप, यानी कि कोई भी इजिली ऑब्जर्व कर सकता है, किसमें, इसको विट्रो कल्चर में ऑब्जर्व कर सकता है बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर ए माइक्रोस्कोप, यानी कि एक माइक्रोस्कोप के अंदर सेल को नंबर काउंट करके ऑब्जर्व करता है, सेल डिवीजन होता है कि नहीं, ठीक है। कौन सा ऑब्जर्वेशन में, विट्रो कल्चर में। इन मेजोरिटी ऑफ द हायर एनिमल एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी कि जितना भी हायर प्लांट्स का बात कर गए या फिर एनिमल का बात करेंगे, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को कंसिडर किया था एज ए लिविंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग क्रिएचर, लिविंग मतलब लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ, यानी कि किसी का बॉडी मास इंक्रीज होता है, वजन में वृद्धि होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। नल लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो, बट इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ, माउंटेन बोल्डर एंड सैंड माउंट डू ग्रो, यानी कि पहाड़ भी ग्रो करता है, बोल्डर्स भी ग्रो करता है, बालू का चट्टान भी ग्रो कर सकता है। हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बाय द एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। ये ग्रोथ कैसा होता है, इसमें कुछ पदार्थ चीज जम जाता है सरफेस में, फिर धीरे धीरे उसके ऊपर जम जाता है और ग्रोथ होते रहता है। ए लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म का बात करें तो ग्रोथ कहाँ से होता है, अंदर से होता है, कोई ऊपर से नहीं होता, किसी के ऊपर से सामान रख दिए फिर उसके ऊपर सामान रख दिए फिर ग्रोथ हो गया, वो अपने ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए ग्रोथ को सही से हम लोग डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बोल सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म का। Condition under which it can be observed in living organisms have to be explained, and then we understand that this is the characteristics of living organism, ठीक है। यानी कि हम लोग को कोई कंडीशन बताना पड़ेगा, अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं कि ये एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है किसका, लिविंग सिस्टम का। ये डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, ये डेड ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ग्रो नहीं करता है। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन क्या है, एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म
रिप्रोडक्शन रिफर टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing features more or less similar to those of parents। अगर हम मल्टी सेलुलर जैसे हम लोग इंसान की बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन क्या है, रिफर टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, यानी कि अपने ही जैसे कॉपी का एक क्या करना, बच्चा पैदा करना जो जिसका फीचर लगभग अपना पेरेंट से मिलता जुलता हो। ठीक है, इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली वी रिफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें क्या होता है, जैसे खास करके कौन सा रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम ऐसे रिफर करें तो ऐसा होता है। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो, यानी कि रिप्रोड्यूस तो असेक्सुअल मीन्स से भी करते हैं। ठीक है, फंगी मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू द मिलियन ऑफ असेक्सुअल स्पोर दे प्रोड्यूस, यानी कि फंगी का बात करें तो वो अपना संख्या कैसे बढ़ाता है, ड्यू टू द मिलियन ऑफ असेक्सुअल स्पोर, उसके अंदर स्पोर्स जो होता है बहुत सारा होता है जो प्रोड्यूस करता है, इसी तरह वो अपना मल्टीप्लाई करते रहता है। इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग। ईस्ट और हाइड्रा यानी कि छोटा ऑर्गेनिज्म का बात करें जैसे ईस्ट और हाइड्रा, तो वो अपना रिप्रोडक्शन कैसे करता है, मतलब अपना संख्या को कैसे बढ़ाता है, बाय बडिंग के जरिए। इन प्लेनरिया यानी कि प्लेटफॉर्म वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन। प्लेनरिया में क्या होता है, ट्रू रीजनरेशन होता है। ये फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लोस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम ए द लोस्ट पार्ट ऑफ बॉडी एंड बिकम ए न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म है, फ्रेगमेंट जिसके अंदर फ्रेगमेंट टाइप का है, ठीक फ्रेगमेंट है, वो अपना लॉस्ट पार्ट को खो देता है और फिर एक क्या होता है, नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फंगी द फ्लेमेंटियस एल्गी द प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस ऑल इजिली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। जो फंगी हो गया, फ्लेमेंटियस एल्गी हो गया, प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस हो गया, ये सब फ्रेगमेंटेशन के जरिए मल्टीप्लाई करता है, अपना संख्या को बढ़ाता है। When it comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular algae, amoeba, reproduction is a synonymous with growth। reproduction क्या है, growth का synonymous है, यानी कि growth को ही उसको reproduction मतलब reproduction growth के equal है। increase in number of cell, we have already defined growth as equivalent to increase in cell number or mass। हम लोग पहले ही बता चुके हैं जो ग्रोथ होता है वो सेल नंबर या फिर मास के इक्विवेलेंट है, बराबर है। हिंस वी नोटिस दैट इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेज ऑफ दिस टू टर्म। अगर हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का बात करें, हम लोग क्या नहीं है, क्लियर नहीं है दो टर्म को लेकर, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को लेकर। Further, there are many organisms which don't reproduce। और भी अगर बात करें तो there are many organisms, बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं करता है, जैसे म्यूल्स हो गया, स्ट्राइल हो गया, वर्कर बी हो गया, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो गया, वो रिप्रोड्यूस नहीं करता। हिंस ऑल्सो रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी, म्यूल्स हो गया, स्ट्राइल हो गया, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गया, वर्कर बीज हो गया, इसलिए हम लोग रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव के डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन को भी हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स नो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाई इटसेल्फ। ये बिल्कुल बात सही है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता या रेप्लिकेट अपना एक तरह का जो है वैसा उसको दूसरा बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज ए मेटाबॉलिज्म, यानी कि और जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइफ का वो क्या है, मेटाबॉलिज्म है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब किससे बना है, केमिकल से बना है। दीज केमिकल स्मॉल और बिग, ये केमिकल छोटा हो या बड़ा हो, बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइजेस, फंक्शन etc are constantly being made and changed into some other biomolecules। यानी कि जितना भी ऑर्गेनिज्म है वो छोटा हो या बड़ा हो सब केमिकल से बना है। ठीक है, ये केमिकल छोटा बड़ा हो अलग अलग क्लास में, साइज में, फंक्शन में होता है और वो अपना चेंज होते रहता है अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स में।
दिस कन्वर्सन और केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये जो कन्वर्सन होता है वो इसी को बोलता है मेटाबॉलिक रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन. There are thousands of metabolic reaction occurring simultaneously inside all living organisms. यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में बहुत सारा रिएक्शन होते रहता है ऑफ कोर्स. ठीक है, बी वेरी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, चाहे वो यूनिसेलुलर हो बी दे या मल्टीसेलुलर, या वो मल्टीसेलुलर हो या यूनिसेलुलर, सबके अंदर क्या होता है केमिकल रिएक्शन तो होते ही रहता है भाई. जैसे आप खाना खाओगे, ब्रेक डाउन होगा, रिएक्शन होगा, तो कोई क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, फैट बनाएगा, अलग अलग तरह का रिएक्शन होता है. ऑल प्लांट एनिमल फंगी माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, सबके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, चाहे वो प्लांट्स हो, फंगी हो, माइक्रोब्स हो, सब. द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन और बॉडी इज ए मेटाबॉलिज्म. यह जितना भी केमिकल रिएक्शन हम लोग का बॉडी में होता है सबको मिलाकर क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है. नो लिविंग थिंग एग्जिबिट ए मेटाबॉलिज्म, यानी कि जितना भी लिविंग नॉन लिविंग क्रिएचर है उसके पास क्या होता है, मेटाबॉलिज्म नहीं होता है. मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम, यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम लोग सेल बॉडी के बाहर भी कर सकते हैं. ठीक. एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो एक मेटाबॉलिक रिएक्शन करते हैं बॉडी के बाहर, परफॉर्म इन ए टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो. हिंस व्हाइल मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ living organisms without exception, isolated metabolic reaction in vitro are not living but surely living reaction. Hence cellular organization of body is the defining characteristics of life form. समझे, यहाँ बोल रहा है यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है. बोलता है कि एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो होता है बॉडी के बाहर, परफॉर्म इन टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग, या तो वो लिविंग होता है ना ही नॉन लिविंग होता है. हिंस वाइल मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. हिंस मेटाबॉलिज्म क्या है, वाइल जब हम लोग मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, विदाउट एक्सेप्शन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग, यानी कि जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है जो विट्रो में करते हैं हम, आर नॉट लिविंग थिंग्स बट प्योरली लिविंग रिएक्शन, ये लिविंग थिंग्स नहीं है लेकिन एक तरह का क्या है, लिविंग रिएक्शन है. इन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म. इसलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए बॉडी इज द, यानी कि हम लोग का बॉडी के अंदर क्या है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी को डिफाइनिंग फीचर मानते हैं. वही एक स्मॉल यूनिट है उस तरह का, उसी को डिफाइनिंग फीचर मानते हैं कोई भी लिविंग फॉर्म का. परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली complicated feature of all living organisms is this ability to sense their surrounding or environment and respond to their environment stimuli, which can be physical, chemical or biological. We sense our environment through our sense organ. Plant respond to external factor like light, water, temperature, other organism, pollutant, etc. All living organisms from the prokaryotes to the most complicated eukaryotes can sense and respond to environmental cues. यानी कि बोलता है कि परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट, यानी कि जो मोस्ट ऑब्वियस है और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एक तरह का टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है, मतलब अपना सराउंडिंग को, अपना वातावरण को क्या करना, सेंस करना और उसी के हिसाब से रिस्पॉन्स करना, विच कुड बी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल. जैसे भी हम लोग को क्या लगा, बारिश हुआ तो हम क्या गए, कहाँ पे चले गए, जहाँ पे कुछ छतरी हो या फिर जहाँ पे बारिश ना हो, कोई छाया, मतलब क्या बोलता है उसको, जहाँ पे ऊपर में कोई क्लॉथ वगैरह हो जहाँ पे हमको बारिश ना हो, तो वहाँ पे चले गए. तो हम लोग क्या किए, इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज किए अपने आप को. यहाँ पे जहाँ पे गर्म हो तो हम वहाँ पे क्या करने लगे, छाता इस्तेमाल करने लगे, ठंडा हो तो स्वेटर पहनने लगे. तो हम लोग सेंस करते हैं इन्वायरमेंट को और उसी के हिसाब से रिस्पॉन्स करते हैं. ठीक, हम लोग के अंदर बॉडी में भी होता है, एक फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल सब होता है.
वी सेंस और इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन। हम लोग इन्वायरमेंट को कैसे सेंस करते हैं? अपना सेंस ऑर्गन से सेंस करते हैं। प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड अदर ऑर्गेनिज्म, पोल्यूटेंट etc। प्लांट भी क्या करता है? एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर रिस्पॉन्ड करता है, जैसे लाइट हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, या अदर ऑर्गेनिज्म हो गया, पोल्यूटेंट हो गया, सबके ऊपर एक्सटर्नल प्लांट भी रिस्पॉन्ड करता है। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट। यानी कि जितना भी ऑर्गेनिज्म जानदार चीज है, चाहे छोटा प्रोकैरियोट से लेकर मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड यूकैरियोट्स है, सब इन्वायरमेंट को सेंस करता है, उसी के हिसाब से अपना रिस्पॉन्ड देता है। फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन द सीजनल ब्रीडर बोथ प्लांट एंड एनिमल। जो फोटो पीरियड है, यानी कि जो धूप है, सूरज की रोशनी जो है, वो भी रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। जो सीजनल ब्रीडर होता है, वो प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, सबके ऊपर जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडी। जितना भी ऑर्गेनिज्म है, केमिकल्स को हैंडल करता है जो उसका बॉडी में इंटर करता है। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। यानी कि इसलिए जितना भी ऑर्गेनिज्म है, जानदार चीज है, सब अवेयर है अपने सराउंडिंग को लेकर के, उसके हिसाब से रिएक्ट करता है जो रिएक्ट करना चाहिए उसको। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। लेकिन ह्यूमन बीइंग एक ऐसा प्राणी है जो अपने आप को लेकर भी अवेयर है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस एक कैरेक्टर का डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक, ये जो चैप्टर है बहुत बड़ा है लग रहा है। बड़ा है, तो हम इस चैप्टर को अभी यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसको अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और जहाँ पे भी कुछ समझ में नहीं आए उसको बेझिझक बोलना है यूट्यूब को, ताकि हम मतलब इस चैनल में, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सके और मेरे साथ बने रहे। थैंक यू दोस्तों। तो when it comes to the human being, it is all about more difficult to define a living state। अगर हम ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करेंगे, देखते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी लिविंग स्टेट को डिफाइन करना, यानी कि बोलना कि कौन सा लिविंग थिंग है या नहीं है। वी ऑब्जर्व पेशेंट लाइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन विच रिप्लेसेस हार्ट एंड लंग्स। हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं? हम लोग देखते हैं कोई भी पेशेंट है, जो मरीज है, वो कहाँ पे? कोमा में है, हॉस्पिटल में है, किसी मशीन से सपोर्ट किया हुआ है, विच रिप्लेस हार्ट और एंड लंग्स। ठीक है, जो क्या करता है? वो जिसको हार्ट और लंग्स का रिप्लेस करता है। द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड। वो जो पेशेंट है वो क्या ऑलमोस्ट डेड है। ऐसा ब्रेन डेड मतलब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, वो जैसे डेड मरा हुआ। द पेशेंट हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस आर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ लिविंग और न लिविंग। क्या वो जो पेशेंट है जो अपना कॉमन नॉर्मल लाइफ पे नहीं आता है, जो कोमा में था, क्या वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? इन हायर क्लासेस यू विल come to know that all living phenomena are due to the underlying interaction। यानी कि जितना भी लिविंग फेनोमिना है, ये किसके वजह से होता है? अंडरलाइंग इंटरेक्शन की वजह से होता है। आपस में इंटरेक्शन होता है, हर चीज में क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। जैसे हम किसके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं? एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। ठीक, properties of tissues are not present in the constituent cells but arise as a result of the interaction among the constituent cell। यानी कि जो कोई भी टिश्यू का प्रॉपर्टी है, टिश्यू क्या होता है? कोई ग्रुप ऑफ सेल को क्या हम लोग बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। वही बोलता है कि जो टिश्यू है, प्रॉपर्टीज है टिश्यू का, आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। यानी कि एक एक सेल में जितना भी सेल होता है, जो टिश्यू बना हुआ सेल से, उसका प्रॉपर्टी टिश्यू का उस सेल में नहीं होता है, बट एराइज
एज ए रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन एमॉन्ग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। लेकिन जब बहुत सारा सेल मिलकर के एक साथ आपस में मिल जाता है, जो टिश्यू बनाता है, तो उसका एक अपना एक अलग डिफरेंट प्रॉपर्टी एराइज होता है, अपना प्रॉपर्टी एक दिखा शो करता है। ठीक है, जैसे हम लोग का क्या है, कोई भी टिश्यू है बॉडी का, ठीक है, वो क्या करता है, एक जैसा प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे बहुत सारे टिश्यू से क्या होता है, ऑर्गन बना है, जैसे आई हो गया, नोज हो गया, तो सेम चीज मिलकर के एक तरह का प्रॉपर्टी अपना दिखाता है। सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनिल। ठीक उसी तरह जो प्रॉपर्टीज होता है सेलुलर ऑर्गेनिल का, वो मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट में प्रेजेंट नहीं होता है, बट अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन अमॉन्ग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट कंप्राइजिंग द ऑर्गेनिल। ठीक उसी तरह जो प्रॉपर्टी होता है सेलुलर सेल में, जो भी ऑर्गेनिल होता है, वो मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट में, मॉलिक्यूलर का पार्ट में प्रेजेंट नहीं होता है, बट arise as a result of the interaction among the molecular component। जब बहुत सारा मिल जाता है प्रॉपर्टी, जब बहुत सारा मॉलिक्यूल्स मिल जाता है, तब एक तरह का क्या, एक तरह का क्या, वो प्रॉपर्टी शो करने लगता है, जिसको ऑर्गेनिल बनाता है। ठीक है ना, एमोंग द मॉलिक्यूलर, बहुत सारे मॉलिक्यूलर कंपोनेंट मिलकर तो ऑर्गेनिल बनाता है, और वो ऑर्गेनिल है एक अपना अलग प्रॉपर्टी, अपना जो काम है उसका, ये जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी फंक्शन है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का हो गया, राइबोसोम का प्रोटीन बनाना हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है, अपना ऑर्गेनिल बना के एक प्रॉपर्टी देता है। ठीक, लेकिन वो एक जो पार्टिकुलर सेल होता है, वो उसका प्रॉपर्टी देंगे तो वो सेम नहीं होगा, बहुत सारे मिल करके तब अपना प्रॉपर्टी दिखाता है। These interaction result in the emergent properties at a high level of organization। ये जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, ये जो इंटरेक्शन होता है, ये आगे में चल करके हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा जाता है। ठीक है, द फेनोमेना इज ट्रू इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल। अगर एक हायरार्की होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, पहले छोटा लेवल होता है, फिर उससे बड़ा लेवल, फिर उससे बड़ा, एक बड़ा, धीरे धीरे बड़ा लेवल होता है, उसी को हायरार्की मतलब एक अरेंजमेंट में टाइप होता है, एक अरेंजमेंट को बोलते हैं। ठीक है, देयरफॉर वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब अपना कॉपी वो खुद करता है। यानी कि जो भी एक माँ बाप है, उसका जो बच्चा होगा तो वो अपने ही जैसे ऑलमोस्ट कॉपी करता है। जो बोलता है ना कि वो देखने में उसका कलर अपना माँ बाप पे गया, अपना बाल उसका माँ बाप पे गया, तो वो एक दूसरे का सेम कॉपी करता है। इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिंग सिस्टम केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली। जो जो प्रॉपर्टी उस पेरेंट्स का होता है, उसी तरह उसका प्रोगेनी का होता है, यानी कि उसका चाइल्ड का होता है। तो बोलते हैं कि बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। यानी कि बायोलॉजी क्या है, एक स्टोरी है, कहानी है, किसका, लाइफ का, कोई भी जीव का कहानी है जो जमीन पे, धरती पे रहता है। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। यानी कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदार चीजें, धीरे धीरे वो क्या होता है, टाइम समय के साथ चेंज होता जा रहा है। तो बायोलॉजी उसी का है, क्या है, स्टडी है। All living organisms, present, past, future, are linked to one another by sharing of a common genetical material, but to a varying degree। यानी कि जितना भी ऑर्गेनिज्म अभी प्रेजेंट है, एक दूसरे से क्या करता है, थोड़ा थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, और मिलता जुलता से तुरंत धीरे धीरे उसमें चेंज आया है। जैसे एक हम लोग किससे बने हैं, हम लोग का पूर्वज कौन है, चिंपांजी हो गया, बंदर हो गया, ये हम लोग का क्या पूर्वज है। ठीक है, तो हम लोग का बहुत तरह का चीज हम लोग कॉमन शेयर करते हैं। अब आते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसमें कितना तरह का डाइवर्सिटी होता है। डाइवर्सिटी मतलब कितना अलग अलग चीज होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, वही हम देखेंगे। इफ यू लुक अराउंड यू विल सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर तुम अपने चारों तरफ देखोगे तो तुमको देखने को क्या मिलेगा, बहुत सारा अलग अलग तरह का जीव जंतु देखने को मिलेगा। But be potted plant, insects, birds, your pets or other animals and plant, there are very several organisms that you cannot see with your naked eyes, but they are all around you। लेकिन ऐसा भी ऑर्गेनिज्म है, जीव जंतु है, जिसको तुम अपने आंख से डायरेक्टली नहीं देख सकते हो, लेकिन वो आपके एनवायरमेंट में, वातावरण में मौजूद है। If you were to increase the area that you make observation in the range and variety of the organism and that you see would increase obviously if you were to visit a dense forest। अगर तुमको एक घना जंगल
घूमने का मौका मिले, यू वुड प्रोबेबली सी ए मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तुम अलग अलग तरह का और बहुत सारा नंबर में लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखने को मिलेगा, जैसे भेड़िया मिलेगा, जिराफ मिलेगा, लायन मिलेगा, टाइगर मिलेगा, तो अलग अलग जानवर रहता है कोई भी जंगल में। Each different kind of plant, animal and organism that you see, जितना भी अलग अलग तरह का पौधा होता है, जानवर होता है या ऑर्गेनिज्म होता है जो तुम देखते हो, वो एक तरह का किसको रिप्रेजेंट कर, एक तरह का पार्टिकुलर स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? एक स्पीसीज, ठीक है। जैसे बंदर हो गया, उसका अपना स्पीसीज होता है, जिराफ हो गया, उसका अपना स्पीसीज रिप्रेजेंट करता है। द नंबर ऑफ स्पीसीज डाइट आर नॉन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन, ठीक है। यानी कि जितना भी अभी अगर बात करें जाना जाता है टोटल स्पीसीज में, तो 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज अभी के बारे में डिस्कवर किया गया था और जाना जाता है। तो ये क्या है? अलग अलग तरह के स्पीसीज है, तो इसी को क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। दिस रिफर टू द बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ, इसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, या फिर बोलते हैं कि जितना ऑर्गेनिज्म है जो कहाँ पे है, धरती में मौजूद है। वी शुड रिमेम्बर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज, जैसे जैसे हम लोग नए एरिया को क्या करते हैं, नए एरिया को, जगह को खोज करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, चाहे वो जितना भी पुराना हो, न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड, तो उससे हम लोग को क्या देखने को मिलता है? नया नया जीव जंतु खोजने को मिलता है। एज स्टेटेड अर्लियर, देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन द वर्ल्ड, जैसे अभी हम पहले क्या बोले, इस धरती पे, अर्थ पे बहुत सारा पेड़ पौधा है, बहुत सारा एनिमल है इस दुनिया में, जिसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, अलग अलग तरह का। वी नो दैट द प्लांट्स एंड एनिमल इन आवर ओन एरिया बाय आर नोन बाय देयर लोकल नेम, यानी कि हम लोग का जो अपना एरिया में है जो, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, अपना लोकल नेम से जाने जानते हैं। दीज लोकल नेम वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये जो लोकल नेम होता है, जैसे मेरे जगह में इंडिया में इसको कुछ और लोकल नेम से जाना जाता है, पाकिस्तान में कुछ और, अमेरिका में कुछ और, तो क्या होता है, एक सिमिलरिटी नहीं होता है, कौन किसके बारे में बात करता है वो नहीं जा पाता है। इवन विद इन कंट्री probably would you would recognize the confusion that would be created even if we do not find ways and mean to talk to each other to refer the organism we are talking about। तो अलग अलग जगह में अलग अलग एक ही जीव का, ऑर्गेनिज्म का नाम है, तो इससे हम लोग को किसी को पहचानने में या बोलने में अगर हम रेफर करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक। Hence, there is a need of standardize the naming of living organisms, such as the particular organism is known by the name all over the world। इसलिए हमको एक कोई खास नाम चुनते हैं जो पूरा वर्ल्ड ओवर में सेम नाम से उसको जाना जाता है। जैसे आदमी का क्या नाम है? आदमी को क्या बोलते हैं? ह्यूमन होमोसेपियन बोलते हैं। किस तरह का जानवर है? होमोसेपियन। तो ऑल ओवर होमोसेपियन से जाना जाता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर, जो ऐसा नहीं जो पूरा एक जगह, पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम नाम से जाना जाता हो, उस ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है उसी के हिसाब से, और उसको नोमेनक्लेचर बोलते हैं। ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज द ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड और द नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड नॉट टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू। तो उसको अच्छे से डिस्क्राइब तब कैसे कर सकते हैं जब उसके बारे में उसका नाम सही से पहचाना जाए, और वो ऑर्गेनिज्म किससे अटैच है या किससे जुड़ा हुआ है उसको जानेंगे, तभी किसी को हम नाम दे पाएंगे। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन, तो इसको हम आइडेंटिफिकेशन पहचानेंगे, जानेंगे, तभी नाम दे पाएंगे। उसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, और हमको क्या सुधार, अच्छे स्टडी को अच्छे से ये करने के लिए, जानने के लिए, नंबर ऑफ साइंटिस्ट, बहुत सारा scientists have established procedures to assign a scientific name to each non-organism। तो बहुत सारा साइंटिस्ट क्या किया है, एक साइंटिफिक क्या किया है, नेम दिया है। क्या किया है? साइंटिफिक नाम रखा है हर ऑर्गेनिज्म का, ताकि कहीं पे भी जाए वो सेम नाम हो। यह नहीं कि इंडिया में ये नाम अलग है, कहीं और कुछ है, यानी कि पटना में अलग, यानी एक स्टेट है, मान लो पटना में अलग है, दिल्ली में अलग है, वैसा नहीं। जो नाम है कोई भी ऑर्गेनिज्म का, कोई भी जानवर का, वो हर जगह सेम होना चाहिए,
ठीक है, इसलिए एक साइंटिफिक स्टडी किया और एक साइंटिफिक बात बताया है, खोज किया उसको, ठीक है, सब मिल करके। दिस इज द एक्सेप्टेबल, मतलब एक तरह का तरीका ऐसा किया साइंटिस्ट मिलकर जो एक साइंटिफिक नाम दिया जाए तो सिमिलरली सेम ऑर्गेनिज्म को हर जगह बोला जा सके। दिस इज द एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो बायोलॉजिस्ट में हर जगह एक्सेप्ट है पूरी दुनिया में। फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया। अगर बात करें प्लांट्स के बारे में तो साइंटिफिक नेम है किस पे कुछ प्रिंसिपल है और कुछ क्राइटेरिया है, उसी के ऊपर बेस होता है। तो क्या होता है, कुछ क्राइटेरिया होता है, उसको देखते हैं, ठीक है, और कुछ प्रिंसिपल होता है, उसी के हिसाब से प्लांट्स को नेम देते हैं हम लोग। विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटनिकल नोमेनक्लेचर। वो जो क्राइटेरिया होता है, जो प्रिंसिपल होता है प्लांट्स को, पेड़ पौधा को नेम देने के लिए, वो कहाँ पे मेंशन क्या होता है, ICBN में, यानी कि इंटरनेशनल कोड फॉर बोटनिकल नोमेनक्लेचर। उसी में ये दिया हुआ रहता है क्या प्रिंसिपल है, क्या तरीका है कोई भी प्लांट्स को नाम देने का। तो ये जरूरी एक फॉर्मूला, ये मतलब ये फुल फॉर्म जो हमेशा याद रखेगा। ICBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटनिकल नोमेनक्लेचर। यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम। तुम पूछ सकते हो कि एनिमल्स का नाम कैसे दिया जाता है। एनिमल्स टैक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि एनिमल्स जो टैक्सोनॉमिस्ट है, जितना भी मतलब जानवर को जो भी नाम देता है, वो क्या इवॉल्व किया है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, वो क्या किया, एक कोड दिया है जिसको क्या, जिसका नाम है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल, यानी कि आदमी को जानवर को नाम देने का जो कोड है उसको वो कहाँ से लेते हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, वहीं से लेते हैं। द साइंटिफिक नेम इंश्योर्स दैट द ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम, यानी कि जो साइंटिफिक नेम है वो क्या बताता है, जितना भी ऑर्गेनिज्म है सबके पास अपना क्या है, एक ही नाम है। क्या नाम है, एक नाम है। Description of any organism should enable the people in any other part of the world to arrive at the same name, यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का अगर डिस्क्रिप्शन अगर हम बात करें, शुड एनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव इन द सेम नेम, यानी कि उस ऑर्गेनिज्म को, उस जीव को सेम नेम से पूरा वर्ल्ड में जाना जाए। ठीक है, इसलिए हम लोग इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के हिसाब से नेम रखते हैं। दे ऑल्सो इंश्योर दैट द सच नेम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर ऑर्गेनिज्म, और इससे हम लोग ये भी पता करते हैं कि वो जो ऑर्गेनिज्म को जो नाम दिए उससे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो नाम ना हो और ना उस नेम से जाना जाता हो, या तो फिर क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नॉन ऑर्गेनिज्म, यानी कि बायोलॉजिस्ट क्या करता है, जितना भी साइंटिस्ट होता है, एक जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है, जो फॉर्मूला है, जो तरीका है, वही फॉलो करता है सभी ऑर्गेनिज्म को नाम देने के लिए। और बोलता है ईच नेम हैज टू कंपोनेंट, कोई जितना भी जिसका भी ऑर्गेनिज्म का नाम है तो उस ऑर्गेनिज्म में दो कंपोनेंट होता है, द जेनेरिक नेम एंड द स्पीसीज एपिथेट। क्या नाम होता है, एक होता है जेनेरिक नेम और होता है स्पीसीज एपिथेट। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विथ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ये जो सिस्टम है दो नेम को देने का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। एक होता है जेनेरिक नेम, एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, this naming system given by Carolus Linnaeus is being practiced by biologists all over the world। ये जो नेम है नोमेनक्लेचर का, ये किसके द्वारा, कौन सा साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, कैरोलस लिनियस के द्वारा, साइंटिस्ट है उसी के द्वारा दिया गया था, और जो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में फॉलो किया था उसी को मानते हैं। Then this naming system using a two-word format was found convenient। ये जो नेमिंग सिस्टम है जिसको हम लोग दो वर्ड में रखे हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर,
वो कन्वीनियंट और इजी टू यूज़ होता है और कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होता, इसलिए हम लोग इसको अभी भी इस्तेमाल करते हैं. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग द साइंटिफिक नेम बेटर. तो एक आम को, मैंगो को लेकर के इसका अच्छे से एग्जाम्पल को क्लियर करते हैं. बोलता है द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंगीफेरा इंडिका. यानी कि जो आम है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका है. लेट अस सी हाउ इट इज बाइनोमियल नेम. तो इसको देखते हैं ये बाइनोमियल नेम कैसे है. इन दिस चैप्टर मैंगीफेरा इंडिका रिप्रेजेंट द जेनस व्हाइल इंडिका is a particular species or specific epithet. Otherwise universal rules of nomenclature are as follow. यानी कि जो मैंगो को हम क्या बोलते हैं, मैंगीफेरा इंडिका. मैंगीफेरा इंडिका, इंडिका अलग, मैंगीफेरा अलग. तो ये क्या, दो नेम है. एक है क्या है, दो नेम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में. मैंगीफेरा किसको रिप्रेजेंट करता है, जेनस को. और वाइल इंडिका कोई भी पार्टिकुलर कौन सा स्पीसीज में आता है वो किस को रिप्रेजेंट करता है, इंडिका. ठीक है. अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज, यानी कि नोमेनक्लेचर जो नाम के नामीकरण जो करते हैं, नामकरण देते हैं अलग अलग, उसका रूल्स को, क्या क्या रूल्स है उसको देखते हैं. जैसे क्या, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक. यानी कि बायोलॉजिकल जितना भी नेम है वो किस में होता है, लैटिन वर्ड में होता है. ठीक है. और उसको जनरली किस में, इटैलिक्स में लिखते हैं. दे आर लेटिनाइज और ड्राइव फ्रॉम लैटिन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन. भले उसका जो भी ओरिजिन हो वो किससे, लैटिन से डिराइव होता है. ठीक है. द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जेनस. जो पहला वर्ड है बायोलॉजिकल नेम को रखने का वो क्या होता है, जेनस. और दूसरा नेम क्या होता है, द सेकेंड कंपोनेंट डिनोट द स्पेसिफिक एपिथेट. कौन सा, पहला नेम क्या होता है, जेनस. दूसरा नेम होता है स्पेसिफिक एपिथेट. बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम when hand written are separately underlined. जब बोथ द वर्ड को, दोनों को, जो वर्ड को क्या करते हैं, अलग अलग अंडरलाइन करते हैं. और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेटेड दियर लैटिन ओरिजिन. तो या फिर उसको इटैलिक में मोटा हैंडराइटिंग में लिखते हैं ताकि उसको क्या हो, क्या बताने के लिए, लैटिन ओरिजिन को बताने के लिए वो उसको हम लोग करते हैं. ठीक है. और क्या करते हैं, जैसे हैंड, और क्या बोलता है, सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं. जैसे जैसे क्या, मैंगीफेरा इंडिका हुआ ना, तो मैंगीफेरा को अलग नीचे में अंडरलाइन करेंगे, फिर थोड़ा फिर गैप देंगे, फिर इंडिका को अलग अंडरलाइन करेंगे. ठीक है. इसलिए इसी को बोलता है सेपरेटली अंडरलाइन. बोलते द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जेनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर. जो पहला वर्ड होता है जेनस का वो कैपिटल लेटर से, बड़ा हाथ का बड़ा लेटर से स्टार्ट होता है. वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद स्मॉल लेटर. जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है. जैसे मैंगीफेरा इंडिका में है ना, जो पहला वर्ड है मैंगीफेरा का एम कैपिटल से हुआ, इंडिका का क्या हुआ, स्पेसिफिक एपिथेट जो है स्मॉल लेटर से हुआ. ठीक. अब आता है क्या, द नेम ऑफ द ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट. तो अब क्या है, नेम ऑफ द ऑथर है ना. तो क्या है, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक, आफ्टर द नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट. यानी कि कोई भी ऑथर का नाम किसके बाद आता है, स्पेसिफिक एपिथेट का बाद आता है. ठीक है. यानी कि एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एन इज रिटेन इन एन एब्रेविएटेड फॉर्म. जैसे एक मैंगीफेरा इंडिका है ना, क्या, मैंगीफेरा इंडिका लिन. तो मैंगीफेरा क्या हो गया, जेनस हो गया, इंडिका स्पीसीज हो गया. जो लिन आ गया, लिन हो गया वो जो, यानी कि इंडिका क्या हो गया, स्पेसिफिक एपिथेट हुआ. लिन क्या हो गया, जो ऑथर का नाम है वो लास्ट में आया, वही बोल रहा है. इट इंडिकेट दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द लिनियस. ये बताता है कि ये जो स्पीसीज है किसके, इसको कौन डिस्कवर किया था पहले, डिस्क्राइब मतलब बताया था इसके बारे में कौन, लिनियस बताया था. सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये क्या होता है, बहुत लगभग इम्पॉसिबल होता है, इतना पॉसिबल नहीं होता है पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म को
स्टडी करना, इसलिए इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्लासिफिकेशन कर देते हैं, जिससे एक कैटेगरी में रख देते हैं और उसका पूरा एक तरह का सिमिलरिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। इसको क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। क्लासिफिकेशन क्या है, एक तरह का प्रोसेस है जिसमें कोई भी चीज को ग्रुप करते हैं कुछ कन्वीनियंट कैटेगरीज में। कौन सा कैटेगरी में, कन्वीनियंट कैटेगरीज में ग्रुप कर देते हैं, जो सिमिलरिटी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जो एक दूसरे से मिलता जुलता और ऑब्जर्व किया था कि इसका इस कैरेक्टर और इस ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर सेम है, तो उसको एक साथ रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज अ प्लांट और एनिमल और डॉग्स, कैट, इंसेक्ट। हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और पता चल जाता है। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म, जैसे हम लोग मोमेंट है जो ये सब टर्म को इस्तेमाल करते हैं, वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। यानी कि हम लोग कुछ कैरेक्टर को क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं, मतलब जोड़ते हैं उस तरह के कैरेक्टर को जो इस ग्रुप में शामिल है। व्हाट इमेज डू यू सी, व्हाट डू यू व्हेन यू थिंक अबाउट डॉग। तो तुम जब डॉग के बारे में सोचते हो तो हम क्या देखते हो, तो हम लोग क्या देखते हैं, डॉग का कितना, कुत्ता का कितना पैर होता है, जैसे 4 पैर होता है, 2 आँख होता है, एक मुंह होता है। ये क्या होता है, कैरेक्टर होता है, ठीक है, जिससे हम लोग इजीली पहचान सकते हैं। ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग नॉट कैट। सब कोई जब डॉग के बारे में बात करेंगे तो वो कुत्ता को देखेगा, ना कि बिल्ली को देखेगा, उसका आवाज से भी पहचाना जा सकता है। नाउ इफ वी वेयर टू थिंक ऑफ एल्सेटियन, अगर हम लोग किसके बारे में बताएं, एल्सेटियन के बारे में हमको सोचने को बोला जाए, तो वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, हम लोग किसके बारे में बता रहे हैं, एल्सेटियन के बारे में बात कर रहे हैं। बहरहाल ये इतना इजी नेम नहीं है, ये कुछ और नेम है, हमको भी नहीं पता ये कौन सा किसके बारे में बात कर रहा है। सिमिलरली सपोज वी वी आर टू से मैमल्स, अगर हम लोग मैमल्स के बारे में बात करेंगे तो इंसान आ जाता है, मैमल्स में आ गया, कैट आ गया, ये क्या कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके कारण मैमल्स के तो के अंदर ग्रुप करते हैं हम लोग, ठीक है। यू ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स विद एक्सटर्नल ईयर, तो हम लोग मैमल्स के बारे में तो देखेंगे, बात करेंगे, तो कोई बोलेगा मैमल्स क्या होता है, तो हम लोग क्या सोचेंगे, क्या दिमाग में, एक्सटर्नल ईयर, उसका क्या होता है, बाहरी कान होता है, बॉडी है, बॉडी में क्या होता है, हेयर होता है। लाइक वाइज इन प्लांट्स, अगर हम लोग प्लांट्स के बारे में बात करें, इफ यू वीयर टू ट्राई टू अबाउट वीट, अगर हम लोग को गेहूं के बारे में कोई बात करने बोले, किसके बारे में, गेहूं के बारे में, दिस पिक्चर इन ईच ऑफ आवर माइंड विल बी ऑफ वीट प्लांट, तो हम लोग का दिमाग में गेहूं प्लांट का पिक्चर आ जाएगा, ना कि राइस का आएगा, धान का ना किया आएगा, या फिर किसी और प्लांट का नहीं आएगा। इन ऑल दीज डॉग्स, कैट, मैमल, वेट, राइस, प्लांट, एनिमल, इट इज आर कन्वीनियंट कैटेगरी, जो हम लोग एक कन्वीनियंट कैटेगरी में रखते हैं। वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म, जिसके हम लोग कोई ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं तो उस ऑर्गेनिज्म को उस कैटेगरी में रखते हैं, तभी हम लोग बोल पाते हैं, ठीक है। द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी इज टेक्सा, ये जो कोई कैटेगरी में रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, टेक्सा बोलते हैं, ठीक है। Here you must recognize that taxa can indicate category at very different level। जो taxa है वो अलग अलग कैटेगरी को में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। प्लांट ऑल्सो फॉर्म ए टेक्सा, प्लांट भी क्या करता है, एक टेक्सा फॉर्म करता है। वेट इज ऑल्सो ए टेक्सा, गेहूं क्या भी एक टेक्सा है, ठीक है। एनिमल्स, मैमल्स, डॉग, ऑल आर टेक्सा, जितना भी है एक कैटेगरी है, सबका अपना अपना वो क्या है, सब क्या है, टेक्सा है। बट यू वेयर नाउ दैट डॉग इज ए मैमल, हम लोग जानते हैं डॉग क्या मैमल है, एंड मैमल्स आर एनिमल, और मैमल क्या होता है, जानवर होता है। डियर फोर, मैमल्स क्या होता है, जानवर होता है। डियर फोर एनिमल्स, मैमल, डॉग रिप्रेजेंट ए टेक्सा एट डिफरेंट लेवल, सबको क्या है, टेक्सा को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अलग अलग लेवल पे क्या करता है, अलग अलग लेवल पे होता है, ठीक है। Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa, ठीक है। ठीक उसी तरह अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्या इसका कैरेक्टर है, उसी के हिसाब से उसको अलग अलग टेक्सा में रखते हैं। ये जो प्रोसेस होता है क्लासिफिकेशन का, दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर
along with the structure of a cell, development, process and ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomic studies. तो अगर हम कोई पार्टिकुलर टेक्सोनोमी देखेंगे तो कौन सा सिमिलरिटी है नहीं है, तो उसका क्या क्या देखेंगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, उसका सेल में कैसा स्ट्रक्चर, उसका डेवलपमेंट जो होता है कैसा होता है, उसका इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कैसा है उस ऑर्गेनिज्म का। तब एक मॉडर्न टेक्सोनोमिक स्टडीज क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, उसी के बेसिस पर हम लोग कोई भी टेक्सोनोमी को, अलग अलग टेक्सोनोमी को कैटेगराइज करते हैं। Hence, categorization, identification, and classification and nomenclature are the process that are basic to taxonomy. इसलिए बोलता है कि कैटेगराइजेशन हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया, यानी कि नामीकरण हो गया, आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचानना, फिर क्लासीफाई करना, ये सब क्या है, प्रोसेस है, जो बेसिक प्रोसेस है जो टेक्सोनोमी में आता है। अब बोलते हैं टेक्सोनोमी इज नॉट समथिंग न्यू। टेक्सोनोमी क्या है, कोई एक नया चीज तो है नहीं। Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kind of organisms. जो हम लोग हैं, अक्सर कुछ ना कुछ जो साइंटिस्ट होता है वो खोजते रहता है नया नया ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने का कोशिश करता है, कहाँ पे कौन सा क्या पाया जाता है, पार्टिकुलरली विथ रेफरेंस टू दियर ओन यूज, अपने हिसाब से, ठीक है, जिसको जो जरूरत होता है। इन अर्ली डेज, पहले के जमाने में क्या होता था, ह्यूमन बीइंग नीडेड टू फाइंड सोर्सेज फॉर द बेसिक नीड ऑफ फूड। कुछ जरिया तो चाहिए, जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए, और भोजन के लिए तो कुछ खाने का चाहिए ना, क्लोथिंग चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए। इसलिए hence the earliest classification were based on the uses of various organisms. पहले जो क्लासिफिकेशन होता है वो कौन सा यूजेज, क्या काम करता था और कैसा यूज होता था, क्या यूज करता था रहने खाने पीने के लिए, उसी के हिसाब से क्लासीफाई किया जाता था। ह्यूमन बीइंग वी आर सिंस लॉन्ग not only interested in knowing more about different kind of organisms and their diversity. Human being यानी कि हम लोग इंसान हैं, बहुत लंबा समय से सिर्फ अलग अलग तरह का ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने में सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि उसका डाइवर्सिटीज में, उसका अलग अलग जो किस्म होता है, प्रकार और अलग अलग टाइप होता है, उसके बारे में भी जानकारी या जानने के लिए उत्सुक है। और उसका रिलेशनशिप, जो आपस में जो रिलेशन होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म का, उसको भी जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, क्या ह्यूमन बीइंग इंटरेस्टेड है। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रिफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स। ये जो ब्रांच स्टडी करने का, इसको क्या बोलता है, सिस्टमैटिक्स बोलता है, जो एक पूरा रिलेशनशिप बताता है एक दूसरे के साथ। द वर्ड सिस्टमैटिक इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये जो सिस्टमैटिक जो है, किस वर्ड से ड्राइव किया गया, लिया गया है, लैटिन वर्ड से। और कौन सा लैटिन वर्ड, सिस्टेमा से, विच मीन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्म। इसका मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, ठीक है। Linnaeus used Systema Naturae as a title of his publication, यानी कि जो कार्ल लिनियस है, जो साइंटिस्ट है, जो बारे में नोमेनक्लेचर दिया गया था, वो सिस्टेमा नेचुरा एज ए टाइटल ऑफ हिज, अपना जो पब्लिकेशन किया था उसका नाम रखा था क्या, बुक का, सिस्टेमा नेचुरा। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज लेटर इनलार्ज टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन। जो सिस्टमैटिक्स का जो अरेंजमेंट करने का जो चीज है, धीरे धीरे वो बढ़ता गया, और उसमें क्या क्या इंक्लूड हुआ, आइडेंटिफिकेशन इंक्लूड हुआ, नोमेनक्लेचर हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ, ठीक है। कभी चीज को, ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, पहले आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। सिस्टमैटिक टेक इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। सिस्टमैटिक वो भी बताता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किसके साथ एक दूसरे से रिलेशनशिप में है, एक दूसरे पे किस पे डिपेंड है, वो भी बताता है, ठीक। अब आते हैं क्या, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमी मतलब अलग अलग जो कैटेगरी होता है, अलग अलग टैक्सोनॉमी, जैसे कैट हो गया, डॉग हो गया, ह्यूमन हो गया, अलग अलग सबका टैक्सोनॉमी है, ठीक है। उसी का कैटेगरीज के बारे में हम देखेंगे। क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। जो क्लासिफिकेशन होता है वो एक छोटा स्टेप प्रोसेस नहीं होता है, बट इन्वॉल्व ए हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट ए रैंक और कैटेगरी। इसमें बहुत सारा स्टेप होता है, जो हर स्टेप एक रैंक को, एक कैटेगरी को बताता है। सिंस द कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ये जो कैटेगरी है
किसका हिस्सा है? टैक्सोनॉमी का हिस्सा है, टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का हिस्सा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलता है। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट एट, और जितना भी कैटेगरीज है सब मिला दें एक दूसरे को, सबको लेकर के, तो क्या बोलता है? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ईच कैटेगरी रिफर टू एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जितना भी कैटेगरी होता है उसको एक तरह क्लासिफिकेशन के तौर पर इस्तेमाल करता है। इन फैक्ट रिप्रेजेंट ए रैंक एंड इज कॉमनली टर्म एज टैक्सोन, या फिर उसको कभी कभी रैंक के तौर पर भी बोलते हैं कैटेगरी को, और टैक्सोन भी बोलते हैं। ठीक, वो क्या एक तरह यूनिट है क्लासिफिकेशन का। अब बोलता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की। क्या? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलिस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल, उसको भी एक एग्जाम्पल से हम लोग क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। किसको? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को और हायरार्की को। जैसे इंसेक्ट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कीड़ा है वो क्या करता है? कोई भी एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को तो रिप्रेजेंट करता है ना, जिस तरह हम लोग भी एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, कीड़ा भी कोई भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है। शेयरिंग ए कॉमन फीचर, उसका जिसका फीचर भी सेम रहता है। जैसे क्या हो गया? 3 पेयर ऑफ ज्वाइंटेड लेग, यानी कि 3 पेयर होता है ज्वाइंटेड लेग। किसका? इंसेक्ट्स का। इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड, मतलब उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जो जिसका 3 पेयर अपेंडेज होता है उसको क्लासीफाई भी कर सकते हैं। एंड दस वी आर गिवन ए रैंक और कैटेगरी, उसको भी इसको क्या दिया गया? एक रैंक दिया गया, अपना एक कैटेगरी दिया गया है। कैन यू नेम अदर सच ऑर्गेनिज्म, क्या तुम एक दूसरा ऑर्गेनिज्म को बता सकते हो जिसके बारे में? ठीक है, उसको बताओ, उसको ग्रुप को फिर कैटेगरी में बताओ। कैटेगरी फर्दर डिनोट किसको बताता है? रैंक को बताता है। टैक्सन को बोलता है उसको, जिसको इच कैटेगरी टैक्सन, जिसे इच रैंक और टैक्सन इनफैक्ट, ठीक है, रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि इच रैंक जो और टैक्सन जो होता है वो एक यूनिट बताता है किसका? क्लासिफिकेशन का, है ना। दिस टैक्सोनॉमिक ग्रुप, ये जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप है या कैटेगरी है, आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल इन टाइटल्स एंड नॉट मेनली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। ये बताता है कि ये जो है बायोलॉजिकल इन टाइटल है, ये जो नाम के ऊपर दिया गया है, ना कि मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। मॉर्फोलॉजिकल कोई भी स्ट्रक्चर होता है वो नहीं है। देखा, मेनली इसका नाम के लिए दिया गया है, जो एक्सटर्नल कैरेक्टर उसी के हिसाब से हम लोग नेम को लेके देखते हैं। Taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common category such as kingdom, यानी कि जितना भी टैक्सोनॉमिकल स्टडीज है, जितना भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉमन कैटेगरी, एक तरह का कॉमन कैटेगरी डेवलप करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? किंगडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किंगडम बोलते हैं। जितना भी टैक्सोनॉमिकल स्टडीज है, ऑल ऑर्गेनिज्म, जितना भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो क्या करता है? डेवलपमेंट करता है। किस तरह का डेवलपमेंट करता है? कॉमन कैटेगरी, ऐसा कैटेगरी जिसमें बहुत सारा ऑर्गेनिज्म आ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? किंगडम बोलते हैं, फाइला बोलते हैं, फाइलम बोलते हैं, और डिवीजन बोलते हैं। किसके लिए? किंग, फाइलम और डिवीजन फॉर प्लांट। किंगडम ऐसे नॉर्मली बोलते हैं, फाइलम और डिवीजन बोलते हैं किसके लिए? प्लांट के लिए। फिर आता है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज। उसमें क्या होता है? एक एक कैटेगरी कर दिया गया है, ठीक है, कॉमन कैटेगरी, जो जितना मिलता है सिमिलरिटी, उसका किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, ठीक है, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज, ये एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर, मतलब एक दूसरे से सिमिलरिटी मिलता जाता है, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीसीज एज लोवेस्ट कैटेगरी, यानी कि जितना भी ऑर्गेनिज्म है जिसमें प्लांट या एनिमल किंगडम है, हैव स्पीसीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी, यानी कि सबसे नीचे में कौन सा आता है? जैसे किंगडम सबसे पहले आ गया, फाइलम, उसके बाद डिवीजन हो गया, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज, यानी कि जो स्पीसीज जो सबसे लास्ट में आ गया, उसके अंदर जो क्या होता है? सबसे लोवेस्ट कैटेगरी में आता है, ठीक है। किस में आता है? लोवेस्ट कैटेगरी, यानी कि सबसे ज्यादा से हैव स्पीसीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी, यानी कि इसमें जो स्पीसीज है सबसे लोवेस्ट कैटेगरी में। सबसे पहला कैटेगरी आता है किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज, ठीक। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म टू वेरियस कैटेगरी। अब ये जो अलग अलग कैटेगरी होता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज जो होता है, ठीक है, ये डेवलपमेंट जो कैटेगरी होता है,
तो अलग अलग कैटेगरी के ऊपर हम लोग कैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म को रखेंगे। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या जानकारी जरूरी होना चाहिए, एक नॉलेज होना चाहिए कोई भी इंडिविजुअल का, ऑर्गेनिज्म का या फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का, एक दूसरे का जो कैरेक्टर है वो एक दूसरे से कितना मिलता जुलता है। ठीक है, दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटी, इसी से हम लोग क्या पता चलेगा इसके अंदर कितना सिमिलरिटी है, डिससिमिलरिटीज है कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, among the individual of the same kind of organism as well as of the other kind of organism, यानी कि सेम तरह का ऑर्गेनिज्म से, जीव से और दूसरे तरह का ऑर्गेनिज्म से कितना सिमिलरिटी और कितना डिससिमिलरिटीज है उसके बारे में जानेंगे, तभी हम लोग तो क्लासीफाई कैटेगराइज कर पाएंगे। तो ठीक, अब आते हैं क्या स्पीसीज। Taxonomic studies consider a group of individual organisms with fundamental similarities as species, यानी कि जो टैक्सोनॉमिक स्टडीज है वो क्या करता है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को कंसिडर करता है, लेते हैं। ठीक है, यानी कि जो टैक्सोनॉमिक स्टडीज होता है वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, कोई इंडिविजुअल ग्रुप्स को, कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को ले लेते हैं जिसका फंडामेंटल सिमिलरिटीज हो। क्या होता है, विथ, कोई ऑर्गेनिज्म होता है विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज ए स्पीसीज, यानी कि जो स्पीसीज होता है उसमें सिमिलरिटीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फंडामेंटल सिमिलरिटीज होना चाहिए कोई भी ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, यानी कि वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी कि जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है उसके हिसाब से हम लोग एक स्पीसीज को दूसरी स्पीसीज से अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेट अस कंसिडर मैंगीफेरा इंडिका। क्या करते हैं, मैंगीफेरा इंडिका। अब आप लोग को सबसे पहले एक सवाल भी आ सकता है, वो क्या है, वो क्या सवाल आ सकता है आप लोग को कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर आखिर होता क्या है। तो आप लोग को अगर किसी को पता है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या होता है तो कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, या फिर अगर नहीं आता है तो हम आप लोगों को बताने का कोशिश करते हैं। मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म जिसका बाहरी, मतलब क्या होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म के जिसका बाहरी एक्सटर्नल वाले लक्षण जो हम देख सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, जो बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है जो हम लोग देख सकते हैं, जैसे साइज हो गया, कलर हो गया, जैसे ट्रेड होते हैं ऐसे, यानी कि साइज, सेज, कलर जो हम लोग देख सकते हैं उसका एक्सटर्नल कैरेक्टर हो गया, उसको क्या होता है मॉर्फोलॉजी। कौन हो गया, मोटा पतला जो भी होता है वो एक्सटर्नल कैरेक्टर हो गया। लेट अस कंसिडर ए मैंगीफेरा इंडिका। क्या करते हैं, मैंगीफेरा इंडिका को लेते हैं। सोलेनम ट्यूबरसम को लेते हैं। मैंगीफेरा इंडिका मतलब आम हो गया, सोलेनम ट्यूबरसम मतलब हो गया पोटैटो, पेंथरा लियो मतलब हो गया टाइगर, सोलेनम क्या हो गया जेनस, ट्यूबरसम क्या हो गया स्पीसीज, और सोलेनम ट्यूबरसम क्या बोलते हैं उसको, पोटैटो को बोलते हैं, पेंथरा लियो लायन को बोलते हैं। ऑल द थ्री नेम, ये जो तीनों जो नेम देखे जिसमें इंडिका हो गया, ट्यूबरसम हो गया, लियो हो गया, ये स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक एपिथेट को। वाइल द फर्स्ट वर्ड, जो पहला वर्ड है मैंगीफेरा, सोलेनम, पेंथरा, लियो, ये क्या है, जेनेरा, क्या है जेनेरा, जो एंड रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सन, और जो ऊंचा लेवल होता है टैक्सा का, कैटेगरी का, उसको रिप्रेजेंट करता है। यानी कि सबसे नीचे कैटेगरी टैक्सा में किसको आता है, स्पीसीज, उससे ऊपर क्या होता है जेनस, तो उसी को वो रिप्रेजेंट करता है। कौन, मैंगीफेरा, सोलेनम, पेंथरा। इच जेनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पीसीज, यानी कि एक जेनस के पास कितना स्पीसीज हो सकता है, या वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी कि हर एक जेनस के पास एक या एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकता है जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर सकता है।
बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज, लेकिन उसका जो बाहरी एक्सटर्नल कैरेक्टर है, फीचर है, वो सिमिलर दिखावा मतलब सिमिलर होता है। फॉर एग्जाम्पल पेंथरा लियो, पेंथरा फॉर एग्जाम्पल पेंथरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस। क्या पेंथरा के पास तो एक अलग स्पेसिफिक एपिथेट भी है, जिसको मतलब क्या होता है, टिग्रिस बोलते हैं। पेंथरा पहले क्या पढ़े थे, लियो पढ़े थे, अब पेंथरा पढ़ते हैं, टिग्रिस बोलते हैं। एंड सोलेनम इंक्लूड स्पीसीज लाइक निग्रम, और सोलेनम के पास भी क्या होता है, निग्रम होता है। एंड निग्रम एंड मेलोनोगिना भी होता है। ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू द स्पीसीज सेपियन, हम लोग कौन सा स्पीसीज पे बिलोंग करते हैं, सेपियन से बिलोंग करते हैं। विच इज ग्रुप इनटू द जेनस, जिसको कौन सा ग्रुप में रखते हैं, जेनस यानी कि होमो में रखते हैं। द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बीइंग इज रिटन एज होमोसेपियंस, होमोसेपियंस यानी कि जो ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम क्या हो गया, होमोसेपियंस हो गया। तो ह्यूमंस होमो क्या हो गया, जेनस हो गया, सेपियंस क्या हो गया, स्पीसीज हो गया, स्पेसिफिक एपिथेट हो गया। ठीक है, इसमें से बड़ा कैटेगरी किस में आ गया, होमो में आ गया, और इससे छोटा कैटेगरी या टेक्सोन किस में आ गया, सेपियन में आ गया। अब आते हैं जेनस, इससे जो स्पीसीज से जो बड़ा कैटेगरी होता है थोड़ा सा। ठीक है, जेनस कंप्राइजेज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड genus comprises a group of related species which has more character in common comparison to species of other genera, यानी कि जेनस में उस ग्रुप को रखते हैं जिसमें रिलेटेड स्पीसीज होता है मोर कैरेक्टर इन कॉमन, जिसका कैरेक्टर जो होता है ज्यादा कॉमन होता है, किससे, स्पीसीज से अलग जेनेरा का। ठीक है, अलग जेनेरा का स्पीसीज से ज्यादा कॉमन होता है, उसको जेनस में रखते हैं। We can say that the genera are aggregate of closely related species, यानी कि बहुत ज्यादा क्लोजली होता है, किससे, जो स्पीसीज से रखे थे उससे ज्यादा क्लोजली होता है। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज, जैसे पोटैटो और ब्रिंजल क्या होता है, अलग अलग तरह का स्पीसीज होता है, बट बोथ बिलोंग टू द जेनस। कौन सा जेनस में बिलोंग करता है, सोलेनम। किससे किससे बिलोंग करता है, सोलेनम से बिलोंग करता है। एंड लायन पेंथरा लियो, लिपोड पेंथरा पार्डस, टाइगर पेंथरा टिग्रिस विथ सेवरल कॉमन फीचर आर ऑल स्पीसीज ऑफ द जेनस। जितने सेवरल फीचर्स होता है, ये किससे बिलोंग करता है, कौन सा जेनस से बिलोंग करता है, पेंथरा से बोलता है। दिस जेनस डिफर फ्रॉम अनदर जेनस फेलिस विच इंक्लूड्स कैट, वो अलग अलग जेनस जो फेलिस जो होता है उससे डिफरेंट में रहता है, उसको क्या बोलते हैं, फेलिस बोलते हैं। तो समझ गए, तो क्या समझे कि जेनस के पास जो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज होता है, मोर कैरेक्टर इन कॉमन होता है, उसके पास जो कैरेक्टर होता है विच हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। जो अदर जेनरा का स्पीसीज होता है उससे अगर बात करें तो उसका कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा कॉमन होता है। ठीक है, अब आते हैं फैमिली, क्या आते हैं, फैमिली पे आते हैं। द नेक्स्ट कैटेगरी इज फैमिली। फैमिली हैज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू द जेनस एंड स्पीसीज, यानी कि जो फैमिली में होता है वो उस ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा है विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ फैमिलिटीज एज कंपेयर टू द जेनस एंड स्पीसीज, यानी कि जेनस और स्पीसीज में जो भी ग्रुप था, कोई भी कैटेगरी, जो भी मतलब ऑर्गेनिज्म को रखे थे, वो जो अगर ऊपर में है फैमिली, तो उसका जो रिलेटेड जो कैटेगरी होता है उसमें क्या होता है, सिमिलरिटी कम होता है। ठीक है, यानी कि फैमिली आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज, यानी कि जब कोई भी प्लांट स्पीसीज का अगर हम क्या करेंगे, कैटेगरी करेंगे फैमिली में, तो उसका हम दोनों कैरेक्टर देखते हैं, एक वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों देखते हैं।
एमोंग प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल 3 डिफरेंट जेनरा, अलग अलग डिफरेंट जेनरा जैसे सोलेनम, पेटूनिया, दतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसिए। जो कौन सा अलग अलग जो प्लांट है 3 डिफरेंट जेनरा, जिसका जेनरा अलग अलग, सोलेनम, पेटूनिया, दतूरा, उस सबको क्या करते हैं सोलेनेसिए में रखते हैं। कौन सा फैमिली में रखते हैं सोलेनेसिए। एमोंग एमोंग एमएल एमोंग पहले क्या देखे सोलेनम कौन सा फैमिली में रखते हैं सोलेनेसिए में, किसको सोलेनम को, पेटूनिया दतूरा को सोलेनेसिए में रखते हैं। ठीक उसी तरह एनिमल्स को अगर बात करें, फॉर एग्जाम्पल पेंथरा कंप्राइजिंग ए लायन, टाइगर, लिपोर्ड इज पुट एलोंग विथ जेनस। किसको रखते हैं पेंथरा में, किसमें होता है लायन होता है, टाइगर होता है, लिपोर्ड होता है। ठीक है। अब बात करें फेलिस केट इन द फैमिली फेलिडे। फेलिस जो केट होता है उसको कौन सा फैमिली में रखते हैं फेलिडे। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ ए कैट एंड ए डॉग, अगर तुम कैट और बिल्ली का जो यानी कि बिल्ली और कुत्ता का जो फीचर्स देखोगे, यू विल फाइंड सम सिमिलरिटीज एंड सम डिफरेंस एज वेल। कुछ सिमिलरिटीज भी देखने को मिलेगा और कुछ डिससिमिलरिटीज भी देखने को मिलता है। दे आर सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट फैमिली। इसको अलग अलग फैमिली में रखा गया है, फेलिडिए एंड कैनिडिए रिस्पेक्टिवली। ठीक। अब क्या आते हैं ऑर्डर। यू हैव सीन अर्लियर दैट द कैटेगरीज लाइक स्पीसीज। हम लोग जो क्या देखें, तो आज हम पढ़ेंगे क्या ऑर्डर के बारे में। तो यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, जेनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन ए नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर। तो इससे पहले आप लोग क्या देखे होंगे कि जो स्पीसीज है जैसे जेनस है, फैमिली स्पीसीज जेनस फैमिली है, वो किसके ऊपर बेस्ड है, मतलब किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितना सारा उसका कैरेक्टर जो है एक दूसरे से सिमिलर है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है स्पीसीज जेनस और फैमिली। ठीक है। जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर। यानी कि जो ऑर्डर है और उससे जो हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है, जिसे इस तरह का जो स्पीसीज जेनस फैमिली जो कैटेगरीज है, ठीक उसी तरह जो ऑर्डर है, ऑर्डर की इससे ऊपर वाला जो कैटेगरीज है, ये किसके ऊपर ये करता है पहचाना जाता है, उसका एग्रीगेट मतलब टोटल जो कैरेक्टर है उसी के ऊपर देख के उसको पहचाना जाता है। Order being a higher category is the assemblage of family which exhibit a few similar character। यानी कि ऑर्डर क्या है, फैमिली से एक ऊंचा कैटेगरी में आता है, तो बहुत सारा उसके नीचे में क्या होता है फैमिलीज होता है, बहुत सारा फैमिलीज होता है, और जिसका कैरेक्टर जो होता है, जो फैमिलीज का कैरेक्टर जो एक दूसरे से मिलता जुलता है, मतलब सिमिलर होता है, एक जैसा होता है। द सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनेरा इंक्लूड इन फैमिली। यानी कि जो फैमिली में जो होता है, ठीक है, उसका जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सिमिलर कम होता है। किसके कंपेरिजन की बात करेंगे, अलग अलग एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडेड इन ए फैमिली। यानी कि जो उस फैमिली में जो अलग अलग जेनरा है उसका अगर बात करेंगे तो उससे क्या होता है, जो कैरेक्टर होता है उससे थोड़ा कम सिमिलर होता है, किसमें फैमिली में। प्लांट फैमिलीज लाइक Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polymonials, mainly based on the number of floral character। यानी कि जो प्लांट फैमिलीज है जैसे Convolvulaceae, Solanaceae जो are included in the order of पोलिमोनियल। कौन सा ऑर्डर में आता है, पोलिमोनियलिज्म ऑर्डर में आता है। कौन, कॉन्वोलुसियाई और सोलेनेसियाई किस ऑर्डर में आता है, पोलिमोनियल्स ऑर्डर में आता है, और मेनली बेस्ड है किसके ऊपर, फ्लोरल कैरेक्टर के ऊपर। फ्लोरल मतलब जो फ्लोरा मतलब क्या होता है, प्लांट्स का कैरेक्टर होता है उसी के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फेलिडेई एंड कैनिडिए। जो एनिमल का ऑर्डर है जैसे
कार्निवोरा, कौन सा ऑर्डर? कार्निवोरा। उसमें कौन सा फैमिली आता है? फेलिडेई और कैनिडेई। कौन? फेलिडेई मतलब हो गया केट, कैनिडेई मतलब डॉग हो गया, ठीक है। और किसके कौन सा इसमें ऑर्डर में आता है? वो कार्निवोरा में आता है। अब आते हैं, ऑर्डर पढ़ लिया, उसके बाद ऊपर वाला कैटेगरी में आते हैं क्लास। क्या आते हैं? क्लास। दिस कैटेगरी इंक्लूडेड ए रिलेटेड ऑर्डर। इस कैटेगरी में क्या होता है? एक जैसे जो रिलेटेड है ऑर्डर है वही आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एन ऑर्डर प्राइमेट्स कंप्राइजिंग ए मंकी। कोई एक जो ऑर्डर है प्राइमेट्स में, उसमें मंकी होता है, गोरिल्ला होता है, गिब्बन होता है, इज प्लेस्ड इन द क्लास मैमेलिया। कौन सा क्लास में रखते हैं? मैमेलिया में रखते हैं। तो यानी कि इस कैटेगरी में जो रिलेटेड ऑर्डर है उसी को रखते हैं। किसको? इस कैटेगरी में, जिसका नाम है क्लास। तो जैसे ऑर्डर कौन सा है? प्राइमेटा है। जो कौन सा ऑर्डर है? फैमिली प्राइमेटा हो गया। कौन सा ऑर्डर? प्राइमेटा। इसमें मंकी हो गया, गोरिल्ला एंड गिब्बन, और प्लेस इन क्लास। इसको एक ही क्लास में रखते हैं जिसका नाम क्या है? मैमेलिया होता है। एलोंग विथ अदर कार्निवोरा, और जितना भी अदर, जैसे दूसरा कार्निवोरा हो गया, जैसे जिसमें क्या आ गया? एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट, डॉग, ठीक है। टाइगर, कैट, डॉग। मेमल्स हैज अदर ऑर्डर ऑल्सो। मेमल्स के पास जो होता है और भी बहुत सारा ऑर्डर है। तो ये सब कार्निवोरा के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? कार्निवोरा के अंदर आता है। जो कार्निवोरा जो जिसमें एनिमल्स होता है, कौन सा? कैट, डॉग, कैट, डॉग, क्या टाइगर, सब क्या आता है? मेमलिया के अंदर ये आता है। क्लास मेमलिया के पास और भी ऑर्डर और दूसरा भी ऑर्डर है। अब आते हैं क्या? फाइलम। जैसे जो अपर कैटेगरी होता है कौन सा होता है? फाइलम होता है। क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल लाइक फिशेज, एम्फीबियन, reptiles, bird along with mammal constitute the next higher category called phylum। यानी कि जिसमें क्लासेस, कौन सा क्लासेस? जिसमें एनिमल्स हो, जानवर हो, जैसे फिशेज हो गया, एम्फीबियन हो गया, रेप्टाइल्स, फिशेज मतलब मछली हो गया, एम्फीबियन हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, चिड़िया, बर्ड्स हो गया, along with mammals हो गया। ये एक नया कैटेगरी में आता है जिसको क्या बोलते हैं? फाइलम। ऑल दिस बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। इसके ये भी किसके ऊपर कोई कॉमन फीचर आता है उसमें, जैसे हो गया प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन फाइलम कोडाटा। जिसके पास कौन सा फीचर है? नोटोकोड है, डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम है, तो उसको कौन सा फाइलम में रखते हैं? कोडाटा में रख देंगे। इन ईज ऑफ प्लांट, अगर हम किसके प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, क्लास विथ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, जो एक दूसरे से थोड़ा बहुत सिमिलर कैरेक्टर होता है, आर असाइंड टू ए हायर कैटेगरी। जिसको हम कहाँ पे रखते हैं? हायर कैटेगरी में रखते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवीजन बोलते हैं। और जिस एनिमल्स के पास जिसके पास फीचर होता है कैसा कैसा कैसा, नोटोकोड हो गया, डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम हो गया, उसको कौन सा फाइलम में रखते हैं? कोडाटा फाइलम। अब आते हैं क्या? किंगडम। क्या? किंगडम। जैसे यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे नीचे आता है स्पीसीज, फिर उसके ऊपर जेनस, फिर उसके ऊपर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम और डिवीजन। डिवीजन प्लांट्स के लिए आता है। फिर आता है किंगडम, ठीक। अब जो किंगडम आता है यहाँ पे क्या बोलता है? ऑल एनिमल बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू ए हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमलिया। जितना भी जानवर है जो अलग अलग फाइलम में आता है उसको एक हाईएस्ट कैटेगरी में रखते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? किंगडम एनिमलिया। किसमें बोलता है? एनिमलिया। इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल। जब हम किसका क्लासिफिकेशन करते हैं? एनिमल का क्लासिफिकेशन करते हैं। बोलते द किंगडम प्लांटिया। ठीक उसी तरह जो किंगडम प्लांटिया ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंग, वो क्या होता है? दूसरा होता है। और एंड कंप्राइज ऑल प्लांट फ्रॉम वेरियस डिवीजन। यानी कि इसमें क्या होता है? हर तरह का प्लांट होता है अलग अलग डिवीजन में, ठीक है, अलग अलग डिवीजन का। Henceforth we will refer to these two group as animal and plant kingdom। इसलिए हम लोग दो ग्रुप दोनों जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक एनिमल बोलते हैं और दूसरा क्या बोलते हैं? प्लांट किंगडम बोलते हैं। The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order starting with species। जो ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, जो बंटवारा किया गया अलग अलग ऑर्गेनिज्म को, तो उसको हम कहाँ सबसे नीचे से स्पीसीज से लेकर किंगडम तक दिखाया गया है, मतलब बढ़ते क्रम में दिखाया। सबसे छोटा क्या होता है? स्पीसीज, फिर जेनस, सबसे बड़ा क्या होता है? किंगडम होता है।
जैसे इस फिगर में बताया गया है। ये अरेंजमेंट है हायरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम में अरेंजमेंट किया हुआ है। द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विद स्पीसीज। यहाँ पे कहाँ पे सबसे पहले स्पीसीज से स्टार्ट होता है, फिर बढ़ते 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 और आगे चलता है। दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज, ये जो कैटेगरीज होता है बहुत बड़ा कैटेगरीज होता है। हाउएवर टैक्सोनॉमिस्ट हैव आल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिस्ट जो है, जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो नाम दिया है ऑर्गेनिज्म का, एक सब कैटेगरी भी दी, क्या दिया है, सब कैटेगरी भी बनाया है। इतना जो ऑर्गेनिज्म है बहुत सारा, इसलिए टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टेक्सा, अलग अलग साइंटिफिक जो प्लेसमेंट है कोई भी टेक्सन में कोई भी कैटेगरी को उसको अच्छे से रखने के लिए। लुक एट द हायरार्की इन फिगर 1.1, ये जो फिगर 1.1 इसमें देखने बोलता है, ये जो फिगर इसमें देखने बोलता है, और यहाँ पे क्या बोलता है, कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट किया हुआ है तो तुम क्या इसको रिकॉल कर सकते हो। इससे पहले जो अभी हम बताया कैसे करके बताया, कैसे अरेंजमेंट है, किस तरह का अरेंजमेंट है, वो क्या आप बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, जैसे हम लोग स्पीसीज जो है, स्पीसीज सबसे नीचे है, सबसे ऊपर क्या किंगडम है, उसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो धीरे धीरे बढ़ता कम होता जाएगा। यानी कि स्पीसीज में क्या होता है, कोई भी दो ऑर्गेनिज्म है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक सबसे ज्यादा फीचर मिलता हो, एक दूसरे से सिमिलर होता है, जैसे फिर उससे कम थोड़ा जेनस, फिर उससे कम थोड़ा कैरेक्टर मिलेगा फैमिली, फिर उससे कम ऑर्डर, फिर उससे कम क्लास, फिर उससे कम फाइलम और डिवीजन, सबसे कम कैरेक्टर किसमें मिलेगा, किंगडम में। वही यहाँ पे बोलता होता है, डिक्रीज होते जाता है। लोअर द टेक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर विद द टेक्सन, सॉरी, यानी कि जितना टेक्सन जो कैटेगरी नीचे में रहेगा वो एक दूसरे का ऑर्गेनिज्म जो रहता है एक दूसरे से ज्यादा कैरेक्टर आपस में शेयर करता और मिलता जुलता है। हायर द टेक्सा ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टेक्सा एट द सेम लेवल, जो जैसे ही ऊपर अगर टेक्सा कैटेगरी में जाएंगे तो एक दूसरे के साथ जो ऑर्गेनिज्म में कितना रिलेशनशिप है, उसका जो कैरेक्टर्स है, कितना सिमिलरिटीज है रिलेशनशिप बताने में दिक्कत होगा। हिंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, इसलिए जो क्लासिफिकेशन का जो तरीका है करने का, इससे क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल हो जाता है थोड़ा सा। A table 1.1 indicates the taxonomic category in which some organisms like housefly, man, mango and wheat belong. ये जो कुछ कैटेगरी दिया हुआ है इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म है, जैसे हाउस फ्लाई हो गया, आदमी हो गया, मैंगो हो गया, गेहूं हो गया, इसके ऊपर जो बिलोंग करता है। तो अभी हम एक दूसरे के साथ इसको देखते हैं, ऑर्गेनिज्म विद दियर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सा कैटेगरी में रहता है। जैसे कॉमन नेम मैन का क्या हो गया, मतलब आदमी का कॉमन नेम तो मैने हो गया, उसका बायोलॉजिकल नाम क्या होता है, होमोसेपियंस। तो जेनस कौन सा होता है, होमो, ठीक है, क्या होता है, होमो। तो इसमें फैमिली कौन सा होता है, इसका फैमिली क्या होता है, मैन का होमो होमिनिडिए, होमिनिडिए। और इसका कौन सा ऑर्डर होता है, प्राइमेट्स में आता है। कौन सा ऑर्डर आता है मैन का, प्राइमेट्स में आता है। कौन सा क्लास होता है मैन का, मैमेरिया। और कौन सा फाइलम में आता है, डिवीजन में आता है तो कोडाटा। ठीक उसी तरह हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, मस्का डोमेस्टिका। क्या नाम होता है हाउस फ्लाई का, जो घर में रहता है हाउस फ्लाई, कीड़ा जो रहता है, इंसेक्ट जो रहता है, क्या नाम है उसका, मस्का डोमेस्टिका। जेनस इसमें क्या होता है, मस्का। फैमिली क्या होता है, मस्कू मुस्सीडिए इसका फैमिली का नाम है। इसका ऑर्डर क्या है, डिप्थेरा। कौन सा ऑर्डर में आता है, डिप्थेरा। ये कौन सा क्लास का, क्लास क्या है, इंसेक्टा। क्या क्लास है, इंसेक्टा। और इसका डिवीजन यानी कि फाइलम क्या है, आर्थ्रोपोडा। क्या है, आर्थ्रोपोडा। ठीक ठीक उसी तरह मैंगो का क्या है बायोलॉजिकल नेम, यानी कि आम का बायोलॉजिकल नेम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। क्या नाम है, मैंगीफेरा इंडिका। इसमें जेनस क्या हो गया, मैंगीफेरा। फैमिली क्या हो गया, एनाकार्डियेसी। एनाकार्डियेसी बोलेगा मैंगो कौन सा फैमिली में आता है तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, एनाकार्डियेसी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इसका ऑर्डर क्या है मैंगो का, सेफिनेडेल्स। सेफिनेडेल्स। क्या ऑर्डर है मैंगो का, सेफिनेडेल्स। और बोलेंगे क्लास क्या है तो इसका डाइकोटिलीडोने। डाइकोटिलीडोने क्या क्या क्लास है, डाइकोटिलीडोने। और ये मैंगो है जो किसमें आता है,
कौन सा फाइलम में आता है, डिवीजन में आता है, एंजियोस्पर्म में आता है। क्या आता है? एंजियोस्पर्म में मैंगो आता है। ठीक है। ठीक उसी तरह वेट मतलब गेहूं का बायोलॉजिकल नाम क्या है? क्या बायोलॉजिकल नाम? ट्राइटिकम एस्टिवम। क्या है? ट्राइटिकम एस्टिवम। किसका नाम है? गेहूं का, वेट का नाम। तो इसमें जेनस क्या हो गया? ट्राइटिकम क्या हो गया? इसका जेनस हो गया। आपको बोलेगा इसका स्पेसिफिक एपिथेट क्या हो गया? तो एस्टिवम हो गया। और जेनस क्या हो गया? ट्राइटिकम। ट्राइटिकम। तो ये कौन सा फैमिली में आता है? पोएसी फैमिली में आता है। कौन सा फैमिली में? पोएसी। क्या क्या नाम है? वेट गेहूं कौन सा फैमिली था? पोएसी। और बोला इसका ऑर्डर क्या होता है? पोएल्स। क्या ऑर्डर है? पोएल्स। और बोला क्लास क्या है और गेहूं का? तो बोलना पड़ेगा मोनोकोटिलिडनेसी। क्या बोला? क्लास मोनोकोटिलिडनेसी। अब बोला कौन सा फाइलम में आता है? ये भी किस में आता है? एंजियोस्पर्म में आता है। क्या आता है? एंजियोस्पर्म में आता है। अब आते हैं क्या? टेक्सोनोमिकल एड। क्या आते हैं? टेक्सोनोमिकल एड होता क्या है? तो बोलता है टैक्सोनोमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर। यानी कि जो टैक्सोनोमिक मतलब किसी का नामकरण का जो स्टडी करते हैं बहुत सा अलग अलग स्पीसीज का, जैसे पेड़ पौधा का, जानवर का, या फिर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म का, जीव का, वो मदद होता है कहाँ पे? इस्तेमाल होता है, बहुत यूजफुल होता है कहाँ पे? खेती बाड़ी में, एग्रीकल्चर में हो गया, जंगल में हो गया, इंडस्ट्री में हो गया, एंड इन जनरल। तो बोलता है दीज स्टडीज कहाँ थे हम? हाँ, तो वो कहाँ पे क्या होता है? ये नामीकरण जो होता है बहुत जगह इस्तेमाल होता है। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री हो गया, जंगल में हो गया, इंडस्ट्री में हो गया, और बायो रिसोर्स एंड दियर डाइवर्सिटी, अलग अलग तरह का किस्म होता है। हर जगह ये इस्तेमाल होता है जो नामीकरण जो होता है, किसी को कोई भी ऑर्गेनिज्म को या कोई भी चीज को नाम देते हैं। दिस स्टडीड वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो स्टडी होता है इसमें क्या चाहिए? सही तरह का क्लासिफिकेशन चाहिए। किसी को जो क्लासीफाई करते हैं कहाँ से बिलोंग करता है और कैसे आइडेंटिफाई किस तरह का होता है, तो करेक्ट चाहिए, सही होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज। यानी कि जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं कोई भी चीज का, कोई भी ऑर्गेनिज्म का, तो लेबोरेटरी में अच्छे से करना पड़ता है, अच्छे से पूरा फील्ड स्टडीज करना पड़ता है, पूरा उसका हिस्ट्री लेना पड़ता है, क्या चीज है, कौन ऑर्गेनिज्म कैसा है, उसके बारे में जानना जरूरी होता है। होता था कलेक्शन of actual specimen of plant and animal species is essential and is the prime source of taxonomic studies। जो कलेक्शन होता है किसका? एक्चुअल स्पेसिमेन का, प्लांट का या फिर एनिमल का, वो बहुत जरूरी होता है। किसके लिए? टैक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए। कोई भी जो नामकरण करते हैं, स्टडीज देते हैं किसका? तो जो बहुत सारा प्लांट्स हो गया, बहुत सारा एनिमल होता है, तो उसको हिसाब से कलेक्शन करना पड़ता है बहुत सारा लेकर के, तभी उसी के आधार पर कितना सिमिलिटी होता है, कितना डिसिमिलिटी होता है, कैरेक्टर मिलता है नहीं मिलता, उसी के हिसाब से नामकरण दिया जाता है। टैक्सोनॉमिक स्टडीज करना आसान होता है। They are fundamental. These are the also fundamental to studies and essential for training in systematics। ये क्या एक तरह का फंडामेंटल बुनियादी स्टडीज होता है और एसेंशियल होता है, और जिसको सिस्टमेटिक्स में कोई भी जो सिस्टमेटिक जो एक तरीका के हिसाब से बनाते हैं उसको ट्रेनिंग करने में जरूरी होता है। इट इज यूजफुल फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये क्लासिफिकेशन कोई भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन के लिए तो जरूरी होता ही है। एंड द इंफॉर्मेशन गैदर इज ऑल्सो स्टोर्ड अलोंग विद द स्पेसिफिमेन। स्पेसिमेन यानी कि जो इंफॉर्मेशन होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म का, कोई प्लांट का, उसको स्टोर करके रख देते हैं। ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म के साथ क्या नहीं है वैसे ही। इन सम केसेस द स्पेसिमेन इज प्रिजर्व फॉर फ्यूचर स्टडीज। यानी कि जो कोई भी चीज का ऑर्गेनिज्म का जो स्पेसिमेन होता है उसको फ्यूचर स्टडीज के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? रख देते हैं। ठीक है। बायोलॉजिस्ट जो है have established certain procedure and technique to store and preserve the information as well as the specimen। जो बायोलॉजिस्ट है वो क्या करता है? इंफॉर्मेशन को कोई भी ऑर्गेनिज्म का वो प्रिजर्व करके रखता है, उस टेक्निक को भी रखता है जो जिस मेथड से वो इंफॉर्मेशन हासिल किया है, और उस स्पेसिमेन को भी रखता है। सम ऑफ दीज आर एक्सप्लेन टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ दिस हेड। ये जो तरीका है, जो प्रोसेस है, इसको जो हम लोग रखते हैं, ये कुछ चीजों में मदद करता है। ठीक है, जैसे सम ऑफ दीज आर एक्सप्लेन
एक्सप्लेन टू यू टू अंडरस्टैंड द यूज। ये जो ऐड है जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग नाम का कलेक्शन करने के लिए, कोई ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, नोमेनक्लेचर करने के लिए और क्लासिफिकेशन करने के लिए, तो ये जो कुछ ऐड दिया हुआ है तो इसको हम अभी देखेंगे। जैसे क्या हो गया हर्बेरियम। हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसीमेन। जो हर्बेरियम होता है इसमें क्या होता है, बहुत सारा अलग अलग तरह का पेड़ पौधा को रखा जाता है। डाइट और ड्राइड, जो क्या है ड्राइड सूखा हो, एंड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन सीड, कोई भी सीड्स में प्रिजर्व करके इसको रखते हैं हर्बेरियम में। फर्दर दीज सीड्स आर क्या, these further these seed are arranged, these seed are जो ये जो सीड होता है हर्बेरियम सॉइंग स्टोर्ड स्पेसीमेन। ये देखो जो हर्बेरियम कोई भी कागज में उसको सुखा करके रख देते हैं, कौन सा स्पेसीमेन, स्पेसीमेन है कोई भी प्लांट वगैरह का। ठीक है, ये फिगर यहाँ पे दिया हुआ है जैसे आप देख पा रहे हैं। तो बोलता है क्या, बोलता है कि अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो यूनिवर्सली हर जगह से एक्सेप्ट किया हुआ जो सिस्टम क्लासिफिकेशन का, दिस स्पीसीमैन एलोंग विद दियर डिस्क्रिप्शन। ये जो स्पीसीमैन है, कोई भी जो कागज में कोई प्लांट्स को रख देते हैं सुखा करके, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी पूरा लिखा हुआ रहता है, एलोंग विद दियर डिस्क्रिप्शन ऑन हार्बेरियम सीड्स बिकम ए स्टोर हाउस और रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज। आगे अगर हमको जानना हो इसके बारे में, कोई कुछ करना हो या दूसरा इन्वेस्टिगेट मतलब दूसरा चीज का नामकरण करना हो या कुछ देखना हो, तो इसको हम लोग रिफर कर सकते हैं, ले सकते हैं, इसका मदद ले सकते हैं। द हर्बेरियम सीट ऑल्सो कैरी ए लेवल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। ये हर्बेरियम में वो कौन सा इंफॉर्मेशन रहता है, अबाउट द डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, यानी कि कोई भी प्लांट है उसको हम कब रखे, उसका डेट है और कहाँ से वो प्लांट लिए, और उसका कलेक्शन के बारे में भी हर्बेरियम में रहता है। इंग्लिश लोकल एंड बोटनिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर्स नेम, एटीसी, यानी कि इसमें क्या होता है, इंग्लिश नेम होता है, लोकल नेम होता है, बोटनिकल नेम क्या होता है, फैमिली नेम क्या होता है, जो कलेक्ट किया उसका नेम होता है, एटीसी सब हर्बेरियम में मौजूद रहता है। हर्बेरिया ऑल्सो सर्व एज ए क्विक रिफरल सिस्टम, यानी कि उसको कोई भी चीज को पहचानने में बहुत जल्दी होता है, आसानी, क्योंकि हर चीज में दिया हुआ ही रहता है। इन टेक्नोमिक कैटेगरीज में पहचानने में बहुत आसान होता है। ठीक है, अब यहाँ पे है क्या, बोटनिकल गार्डन। बोटनिकल गार्डन में बेसिकली होता क्या है, दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन हैव कलेक्टेड ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस, यानी कि जो स्पेशलाइज्ड जो गार्डन है, बोटनिकल गार्डन बगीचा जो है, इसमें कलेक्शन होता है, बहुत सारा लिविंग प्लांट है और कलेक्शन रहता है इसका, किसके लिए, रेफरेंस के लिए, मतलब कुछ हमको जानना हो तो उसका रेफरेंस ले सकते हैं यहाँ से। तो प्लांट स्पीसीज इन दिस गार्डन आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज and each plant is labeled indicating its botanical scientific name and its family। यानी कि जो प्लांट होता है इस गार्डन में, ये जरूरी होता है कि इसके लिए आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए, कोई प्लांट को जानना हो, कोई भी प्लांट अगर देखे तो उसका कैरेक्टर मिलता जुलता हो, तो इस बोटनिकल गार्डन का सहारा लेकर उसका कैरेक्टर के बारे में हम लोग जान सकते हैं। और ईच प्लांट इज लेवल, मतलब हर प्लांट लेवल क्या होता है, लेवल क्या होता है, उसका बोटनिकल साइंटिफिक नेम, उसका फैमिली सब लिखा हुआ रहता है इसमें। ठीक है, द फेमस बोटनिकल गार्डन RHQ, जो फेमस बोटनिकल गार्डन है अभी जो कहाँ पे है, वो क्यू में है। क्यू एक जगह वहीं पे जो ये जो इंग्लैंड में है। इंडियन बोटनिकल गार्डन जो है कहाँ पे, हावड़ा में है। कहाँ पे है इंडियन बोटनिकल गार्डन, हावड़ा इंडिया में है, कोलकाता के पास पड़ता है हावड़ा। एंड एट नेशनल बोटनिकल गार्डन, बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, और एक जो बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे, लखनऊ में है। ठीक है, अब आते हैं क्या, म्यूजियम। बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये जो बायोलॉजिकल म्यूजियम है वो कहाँ पे सेटअप रहता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सेटअप रहता है। ठीक है, सच एज इन स्कूल एंड कॉलेज, यानी कि कोई भी स्कूल में कोई भी कॉलेज में सेटअप किया होता है बायोलॉजिकल म्यूजियम। म्यूजियम्स हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट, इसमें क्या होता है, बहुत सारा प्लांट्स प्रिजर्व करके रखा जाता है, एनिमल स्पीसीमेन को रखा जाता है फॉर स्टडी, किसी भी चीज का प्लांट के बारे में, एनिमल के बारे में जानने के लिए, या कोई भी एनिमल के बारे में हमको पढ़ना हो तो उसको रेफरेंस के लिए हम लोग ले सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, स्पीसीमेन आर प्रिजर्व इन द कंटेनर ऑफ जार और इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, उसको कोई एक कंटेनर होता है जार का और प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में भी हम लोग रखते हैं। ये बहुत सारे लेबोरेटरी में भी देखने को मिलता है शाम को। प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीमेन
और मैं ऑल्सो भी प्रिजर्व एज ए ड्राई स्पेसिमेन, यानी कि उसको सूखा करके भी रख सकते हैं। वैसा केमिकल रख सकते हैं जो मतलब सड़ता भी नहीं, वो इंसेक्ट या जो भी चीज़ है वो पूरा दिखाई देता है, कुछ केमिकल दे के रखा जाता है। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व इन एन इंसेक्ट बॉक्सेज, जो इंसेक्ट होकर इंसेक्ट बॉक्सेज में रखते हैं आफ्टर कलेक्टिंग, जब उसको ले लेते हैं। किलिंग एंड पिनिंग, उसको कमा देते हैं और उसको एक जगह रख देते हैं जाके वो सही से रहा और दिखा भी जा सके और मतलब उसका स्ट्रक्चर हमको पहचाना जा सके, ये होना चाहिए। लार्जर एनिमल लाइक बर्ड्स एंड मैमल आर यूजुअली स्टफ एंड प्रिजर्व, उसको भी लार्जर एनिमल जैसे बड़ा एनिमल हो गया उसके लिए बड़ा जगह चाहिए, बड़ा म्यूजियम चाहिए और उसको भी प्रिजर्व किया था और रखा जाता है। म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल टू, यानी कि म्यूजियम के पास जो एनिमल्स का, जानवर का हो गया, आदमी का हो गया, उसका जो हड्डी है पूरा स्केलेटन सिस्टम है वो भी, उसका भी कलेक्शन रहता है। अब आते हैं क्या, जूलॉजिकल पार्क। ये जूलॉजिकल पार्क क्या होता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हाथी हो गया, गेंडा हो गया, ये बतख हो गया, ये शेर हो गया, ये सब कहाँ पे है, जूलॉजिकल पार्क में है। दीज आर द प्लेसेज वेयर वाइल्ड एनिमल आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, ये जो एक ऐसा जगह है जहाँ पे जो जंगली जानवर है उसको एक प्रोटेक्टेड एरिया में, एनवायरनमेंट में रख के देते हैं, जहाँ पे कोई आदमी वगैरह उसको केयर करके रखता है। विच एनिमल्स अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिटेट, जहाँ से हमको ये पता, मतलब उसको केयर करके रखते हैं, वैसा इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करके रखते हैं और उसको रखने के बाद हमको उसका जो फूड हैबिटेट, खाने का क्या क्या खाता है और कैसा बिहेवियर है, उस वो चीज़ का इंफॉर्मेशन लेने में हम लोग को मदद करता है। ऑल एनिमल इन ए जू आर प्रोवाइडेड, जितना भी एनिमल है जू में प्रोवाइडेड रहता है एज फार एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके। द कंडीशन सिमिलर टू दियर नेचुरल हैबिटेट, जो कंडीशन होता है उसका नेचुरल हैबिटेट में जैसा रहता है वैसा ही कंडीशन भी दिया हुआ रहता है। चिल्ड्रेन लव विजिटिंग जू, विजिटिंग दिस पार्क, ये जो चिल्ड्रेन है उसको विजिट, पार्क को विजिट करना मतलब जाके देखना है, अलग अलग जानवर को, अलग अलग तरह का जानवर को देखना पसंद करते हैं, जिसको हम लोग कॉमनली जू भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चिड़ियाघर भी बोलते हैं। ठीक, इसी के साथ ये जो चैप्टर होता है खत्म होता है। जो की है, अब यहाँ पे एक चीज है, की इज अनदर टेक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज, की एक अलग तरह का और एक तरह का टेक्सोनॉमिकल एड है जिससे मतलब मदद करता है कोई भी नामकरण करने के लिए, कोई भी चीज का, प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन या एनिमल्स का आइडेंटिफिकेशन को पहचानने में मदद करता है उसका सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के जरिए। द की आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन ए पेयर कॉल्ड कपलेट, जो की है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स से हमको जानने को मिलता है और जो पेयर में होता है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन, ये एक चॉइस देता है जो बनाया जाता है दो अलग अलग अपोजिट ऑप्शन को लेकर के। दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर, यानी कि जिससे कि क्या होता है, एक को, कोई भी एक चीज को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, दूसरा चीज को रिजेक्ट करते हैं। इच स्टेटमेंट इन ए की इज ए लीड, ये हर एक स्टेटमेंट जो होता है की में, उसको क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर इस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, अलग अलग टैक्सोनॉमिक की होता है अलग अलग कैटेगरी के लिए, सच एज ए फैमिली हो गया, जेनस हो गया, स्पीसीज हो गया, फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज, कोई भी पर्पज को जानने के लिए या कोई भी चीज के लिए अलग अलग की होता है। ठीक है, कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, की क्या होता है, जनरली एनालिटिकल होता है। ठीक है, बोलता है कि फ्लोरा मैनुअल्स मोनोग्राफ एंड कैटलॉग आर सम ऑफन मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो फ्लोरा है, मैनुअल्स है, मोनोग्राफ है, कैटलॉग है, एक तरह का रिकॉर्डिंग है कोई भी डिस्क्रिप्शन का, क्या ऑफन मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन, ये जो डिस्क्रिप्शन है ये एक तरह का तरीका है जिसमें क्या होता है, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग, सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन, ये जो रिकॉर्ड करने का जो तरीका है, मीन्स है, वो कौन कौन सा, फ्लोरा हो गया, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग, ये है। दे ऑल्सो हेल्प इन डायरेक्ट करेक्ट, दे ऑल्सो, ये जो मदद करते हैं क्या करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन करने में, पहचानने में मदद करता है। फ्लोरा कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फ्लोरा में क्या होता है, पूरा दिया हुआ होता है उसका हैबिटेट कैसा है और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कोई प्लांट का कोई भी एरिया में कैसा है डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, दिस प्रोवाइड द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन द पार्टिकुलर एरिया, ये इंडेक्स के बारे में भी बताता है, जो प्लांट जो स्पीसीज है कौन से कोई पार्टिकुलर एरिया में रहता है उसका इंडेक्स भी बताता है।
मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया। जो मैनुअल्स है वो क्या होता है, इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए जरूरी होता है। कोई भी आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज, यानी कि कोई भी आइडेंटिफिकेशन करना है कोई भी स्पीसीज का नेम के लिए जो इस एरिया में पाया जाता है, तो उसके लिए हम लोग मैनुअल्स का इस्तेमाल करते हैं। मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सन, यानी कि मोनोग्राफ एक इंफॉर्मेशन कंटेन करता है ऑन एनी वन टेक्सन, यानी कोई भी एक टेक्सन हो गया तो उसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम लोग मोनोग्राफ इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है दोस्तों। और कुछ क्वेश्चन दिया हुआ जो आप लोग खुद करेंगे, जो हम पढ़ा दिए, और ये आप लोग का चैप्टर कंप्लीट होता है। इसी तरह आपको अगर मेरे साथ एनसीईआरटी पढ़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग का क्लास रेगुलर लिया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट होता है। थैंक यू दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन बचा हुआ है ये आप लोग को खुद करना है, और कैसा लगा आपको क्लास कमेंट सेक्शन में बताइए।